उसे मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे मेरे साथ शादी करने के लिए मजबूर किया था। मैं उससे 5 साल बड़ा होता हूँ। वहीं कियुकी, जो कि एक अमीर घर की बड़ी बेटी होती है, पहले तो सिर्फ दिखावे के लिए इस शादी के लिए हाँ करती है ताकि किसी तरह अपने ग्रैंडफादर को शांत कर सके। लेकिन जैसे ही वह सुहागरात वाले कमरे में जाने वाली होती है तभी उसके ग्रैंडफादर उसे अपने स्टडी रूम में बुला लेते हैं, जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, ऐसा मत सोचना कि शादी तो कर लोगी लेकिन पति पत्नी की तरह नहीं रहोगी, या फिर शादी के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी जियोगे और एक दूसरे के कामों में दखल नहीं दोगे। यह सुनकर फूंग उयेन नी पूरी तरह चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके ग्रैंडफादर उसके मन की बात कैसे जान गए। उसे तो ऐसा फील होने लगता है जैसे उसके ग्रैंडफादर उसके दिमाग के अंदर झांक सकते हैं। जिस पर उनके ग्रैंडफादर आगे कहते हैं, बस मुझे एक बच्चा दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बाकी किसी बात में दखल नहीं दूंगा। यह सुनकर फूंग युएन निन्ह नाराज होकर कहती है, ग्रैंडफादर, क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली औरत हूँ? जिस पर उनके ग्रैंडफादर कहते हैं, तो फिर तुम कैसी औरत बनना चाहती हो? बच्चा पैदा करके जहां मन करे वहां घूमना चाहती हो, या फिर कंपनी जाकर सुबह से रात तक काम करना चाहती हो, हर दिन 10-10 घंटे मेहनत करना चाहती हो? जो करना है चुन लो, लेकिन एक बात तय है, तुम्हें बच्चा जरूर पैदा करना होगा। जिस पर फूंग युएन निन्ह गुस्से में कहती है, ठीक है, मैं बच्चा पैदा करूंगी। अगर आपको इतना ही बच्चा चाहिए तो मैं एक साथ 8-10 बच्चे पैदा कर दूंगी। इसके बाद वह गुस्से से भरी हुई अपने कमरे की तरफ लौटती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने मुझे देखकर रुक जाती है। वह इस सीन की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही होती, जिस पर कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रह जाती है। वहीं मैं उसे दरवाजे पर चुपचाप खड़ा देखकर ज्यादा कुछ नहीं कहता और सीधे अंदर जाकर अपने बाल सुखाने लगता हूँ। इसके बाद फूंग उयेन निन्ह भी कमरे के अंदर आती है। तभी उसे एहसास होता है कि पूरा कमरा पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। बिना सोचे ही उसे समझ आ जाता है कि यह सब बटलर झाओ की हरकत है, जिस पर वह मन ही मन बड़बड़ाती है, इतनी उम्र हो गई लेकिन इन्हें अभी भी कंट्रोल करना नहीं आया। फिर उसकी नजर मेरी तरफ जाती है। वह हैरान होती है कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं दिख रहा हूँ। वह सोचने लगती है, क्या यह उसकी पहली शादी नहीं है या फिर पहले से एक्सपीरियंस है? यह सोचकर वह खुद ही परेशान होने लगती है। उधर मैं बाल सुखाने के बाद देखता हूँ कि फूंग उयेन निन्ह सोफा पर बैठी हुई है। न वह नहाने जा रही है और न ही कुछ बोल रही है। जिस पर मैं पूछता हूँ, तुम नहाने नहीं जा रही हो? यह सुनकर वह मुझे गुस्से से देखती है और कहती है, क्या बात है, तुम्हें मैं गंदी लग रही हूँ क्या? जिस पर मैं कुछ पल के लिए चुप रह जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि वह अचानक नाराज क्यों हो गई। फिर मैं कहता हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह सुनकर वह हल्की सी ठंडी आवाज में हुम करती है। वहीं मैं कुछ देर सोचने के बाद कहता हूँ, चलो थोड़ी बात करते हैं। जिस पर वह तुरंत सतर्क हो जाती है और घबराकर पूछती है कि किस बारे में? मैं शांत आवाज में कहता हूँ, बस ये पूछना था कि तुम कब सोना चाहती हो? अगर अभी सो जाएं तो कैसा रहेगा? यह सुनते ही उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह बस मुझे देखती रह जाती है। जिस पर उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चलता है, अभी तो सोने की बात हो रही थी, फिर किस कैसे हो गया? अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब भी वह आधी नींद में होती है, जिस पर अनजाने में वह मेरे सीने से लगकर सो रही होती है। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है वह तुरंत चौंक जाती है। आंखें खोलते ही उसे मेरी ठंडी नजरें दिखाई देती हैं। जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या कर रही हो? यह सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह रिफ्लेक्स में सॉरी बोलना चाहती है, लेकिन अगले ही पल खुद को रोक लेती है। वह मन ही मन सोचती है, मैं सॉरी क्यों बोलूं? मैं फूंग फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी और ये मेरा हस्बैंड है। अगर मैं इसके साथ थोड़ा करीब हो जाऊं तो इसमें गलत क्या है? यह सोचते ही वह और ज्यादा मेरे करीब आ जाती है और आराम से मेरी बाहों में घुस जाती है। जिस पर मैं उसकी हरकत देखकर उसकी सोच समझ जाता हूँ और कहता हूँ, आज रात का इंतजार कर लो। यह सुनते ही उसका चेहरा फिर से लाल हो जाता है। वह तुरंत मुझे छोड़ती है और जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग जाती है। उधर मैं राहत की सांस लेता हूँ और अपना फोन उठाकर महिलाओं के ओव्यूलेशन साइकिल के बारे में जानकारी देखने लगता हूँ। असल में कुछ समय पहले फूंग फैमिली के ग्रैंडफादर खुद मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे फूंग उयेन निन्ह से शादी करने की बात की थी। उन्होंने मुझे इतनी शेयर्स और प्रॉपर्टीज देने की पेशकश की थी कि उन्हें मना करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन बदले में उनकी सिर्फ 2 कंडीशंस थीं। पहली, शादी के बाद मुझे फूंग उयेन निन्ह की मदद करनी होगी, उसे जिम्मेदार बनाना होगा ताकि भविष्य में वह फूंग ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल सके, और दूसरी, जितनी जल्दी हो सके फूंग फैमिली के लिए एक हेयर पैदा करना होगा। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि किसी भी तरह उसे जल्दी प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। कुछ देर बाद फूंग उयेन निन्ह नहाकर बाहर आती है। तब तक मैं भी तैयार हो चुका होता हूँ, जिसके बाद हम दोनों साथ में नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। नीचे डाइनिंग रूम में फूंग फैमिली के ग्रैंडफादर पहले से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और बटलर झाओ उनके पास खड़ा होता है। जैसे ही वे दोनों हमें साथ में आते देखते हैं, दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिस पर दोनों की आंखों में एक ही सवाल होता है, क्या इन दोनों के बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ? लेकिन फूंग उयेन निन्ह को उनकी नजरों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। वह आराम से बैठकर सर्वेंट से अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने को कहती है। उधर मैं आगे बढ़कर ग्रैंडफादर को ग्रीटिंग देता हूँ और फिर बैठ जाता हूँ। जिस पर ग्रैंडफादर मुस्कुराकर पूछते हैं, कल रात अच्छी नींद आई थी? मैं जवाब देता हूँ, जी बहुत अच्छी। यह सुनते ही फूंग उयेन नींद का चेहरा लाल हो जाता है। वहीं ग्रैंडफादर मेरा चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस पर वह फूंग उयेन निन्ह को घूर कर देखते हैं, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाती और उल्टा सोचती है, सुबह सुबह मुझे क्यों घूर रहे हैं? शादी भी हो गई, सुहागरात भी हो गई, फिर भी खुश नहीं है। इसके बाद वह ब्रेकफास्ट खत्म करके कहती है, मैं अब काम पर जा रही हूँ। असल में वह वापस कमरे में जाकर सोना चाहती थी क्योंकि पिछली रात ठीक से सो नहीं पाई थी। लेकिन तभी ग्रैंडफादर उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं, कहाँ जा रही हो? जिस पर वह कहती है, कमरे में जाकर सोऊंगी। यह सुनकर ग्रैंडफादर तुरंत कहते हैं, सोना वोना छोड़ो और कंपनी जाओ। जिस पर वह हैरान होकर कहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं कंपनी में काम करूं? ग्रैंडफादर कहते हैं, बिल्कुल। वह तुरंत जवाब देती है, लेकिन पहले तो आप कहते थे कि अगर मैं घर पर रहकर बच्चा पैदा करूं तो काम करने की जरूरत नहीं है। जिस पर ग्रैंडफादर पूछते हैं, तो क्या तुम सच में घर पर रहकर बच्चा पैदा कर रही हो? वह कहती है, बिल्कुल कर रही हूँ। ये सुनकर ग्रैंडफादर ठंडी आवाज में कहते हैं, यह सिर्फ तुम्हारा कहना है, मुझे कैसे पता चले? जिस पर वह कहती है, क्या मैं आपको धोखा दूंगी? ग्रैंडफादर तुरंत जवाब देते हैं, तुमने मुझे पहले कम धोखा दिया है क्या? फिर वह बटर झाओ से कहते हैं, जाओ मेरे लिए एक चाकू लेकर आओ। यह सुनते
सुनते ही फूंग उयेन निन्हा घबरा जाती है और पूछती है, ग्रैंडफादर चाकू क्यों मंगा रहे हैं? जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, अब जीकर क्या फायदा, पहले मुझे चिंता थी कि मेरे बाद तुम अकेली रह जाओगी, लेकिन अब नहीं। लिटिल शेन एक काबिल और जिम्मेदार इंसान है, अगर मैं चला भी गया तो वह तुम्हारी देखभाल करेगा और कंपनी भी संभालेगा, इसलिए अब मैं आराम से मर सकता हूँ। फिर वह दोबारा कहते हैं, जो सबसे तेज चाकू लेकर आओ। यह सुनते ही फूंग उयेन निन्हा पूरी तरह हार मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं कंपनी जाऊंगी। फिर वह मन ही मन बड़बड़ाती है, मेरा तो भारी नुकसान हो गया, दिन में ऑफिस का काम और रात में ओवरटाइम, ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन थक कर मर जाऊंगी। आखिरकार वह अपनी किस्मत मानकर ग्रैंडफादर के साथ कंपनी जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें सबसे नीचे से शुरुआत करनी होगी, अगले 2 से 3 साल तक हर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करनी होगी, तभी तुम कंपनी चलाने लायक बनोगी। एक मैनेजर अगर अपने नीचे काम करने वाले लोगों का काम और प्रोसेस अच्छे से नहीं समझता तो बहुत आसानी से उसके नीचे वाले लोग उसे बेवकूफ बना सकते हैं। इसके बाद जब फूंग फैमिली के ग्रैंडफादर और फूंग युएन निन्हा काम से घर वापस लौटते हैं, तभी बटलर झाओ जल्दी जल्दी बाहर भागते हुए उनका स्वागत करने आता है, जिस पर वह कहता है, मास्टर मिस, आप दोनों आखिरकार वापस आ गए। ग्रैंडफादर तुरंत पूछते हैं, लिटिल शेन कहाँ है, उसे क्या हुआ? जिस पर बटर झाओ जवाब देता है, यंग मास्टर बिजनेस ट्रिप पर चले गए हैं, इसलिए मैं आपको बताने ही वाला था। यह सुनते ही फूंग फैमिली के ग्रैंडफादर का चेहरा बदल जाता है। वहीं वह तुरंत फूंग यूएनएन की तरफ घूरकर देखते हैं, जिस पर फूंग यूएनएन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, ग्रैंडफादर आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें खुद नहीं पता मैं क्यों घूर रहा हूँ? जिस पर वह जवाब देती है, अगर मुझे पता होता तो मैं पूछती ही क्यों? ग्रैंडफादर फिर गंभीर आवाज में पूछते हैं, सच सच बताओ, क्या कल रात तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था? यह सुनकर फूंग उयेन निन्हा एकदम चौंक जाती है और कहती है, क्या मतलब, कौन सा परफॉर्मेंस? जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, और कौन सी बात होगी, पति पत्नी वाली बात। फिर वह आगे कहते हैं, क्या यह बात अलग से समझाने की जरूरत है? अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस सच में अच्छा होता तो क्या लिटिल शेन बिजनेस ट्रिप पर चला जाता? यह सुनकर फूंग युएन निन्हा तुरंत जवाब देती है, वह काम की वजह से गए हैं, इसका मेरे परफॉर्मेंस से क्या लेना देना। लेकिन ग्रैंडफादर मानने को तैयार नहीं होते, जिस पर वह कहते हैं, फिर वह पहले या बाद में क्यों नहीं गया? सुहागरात के अगले ही दिन क्यों चला गया? इसके बाद वह और भी विश्वास से कहते हैं, स्पष्ट है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए वह तुमसे बचने के लिए बाहर चला गया। अगर तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया होता तो क्या वह नई नई शादी हुई पत्नी को छोड़कर बिजनेस ट्रिप पर जाता? फिर ग्रैंडफादर मुस्कुराकर पूछते हैं, अब तुम भी पति पत्नी वाली बात एक्सपीरियंस कर चुकी हो, खुद से पूछो, क्या तुम लिटिल शेन को छोड़कर 1 हफ्ते के लिए बाहर जा सकती हो? यह सुनकर फूंग उयेन निन्हा पूरी तरह चुप हो जाती है, क्योंकि दिल के किसी कोने में उसे भी लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझाती है, हम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है। हालांकि वह एक बात मानने पर मजबूर होती है, कल रात वह सच में बहुत खुश थी, जिस पर उसके मन में एक अजीब ख्याल आता है, क्या लिटिल शेन सच में मुझसे दूर भागने के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया है? उधर ग्रैंडफादर उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगते हैं। वह सोचते हैं, बस अब यह काफी है, इसका घमंड थोड़ा कम करना जरूरी है, नहीं तो ये सच में खुद को दुनिया की सबसे आकर्षक लड़की समझने लगेगी। इसके बाद पूरे 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन बाद मैं बिजनेस ट्रिप खत्म करके वापस घर लौटता हूँ। जैसे ही फूंग उयेन निन्हा मुझे अचानक सामने देखती है, वह कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाती है। वहीं ग्रैंडफादर मुझे देखकर काफी खुश हो जाते हैं और बिजनेस ट्रिप के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर वह पूछते हैं, ट्रिप कैसी रही, सब कुछ ठीक रहा ना? मैं खाना खाते हुए जवाब देता हूँ, जी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। उधर फूंग उयेन निन्हा पूरे समय चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाती रहती है। जब मैं और ग्रैंडफादर बातें कर रहे होते हैं, तब तक वह अपना खाना खत्म कर चुकी होती है, जिस पर वह चुपचाप चॉपस्टिक्स नीचे रखती है, उठती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। यह देखकर ग्रैंडफादर मुस्कुराते हुए मुझसे कहते हैं, तुम पूरे 1 हफ्ते बाहर रहे हो, युएन निन्हा थोड़ी नाराज है। फिर वह आगे कहते हैं, जाकर उसे थोड़ा मना लेना। मैं हैरान होकर पूछता हूँ, मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था, वह नाराज क्यों होगी? जिस पर ग्रैंडफादर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम खुद समझ जाओगे। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि ग्रैंडफादर ने कहा है तो मुझे उसे मनाना ही होगा। इसके बाद मैं खाना खत्म करके अपने कमरे की तरफ लौटता हूँ। कमरे में फूंग उयेन निन्हा सोफा पर बैठी फोन चला रही होती है। मैं उससे कुछ नहीं कहता और सीधे बाथरूम में नहाने चला जाता हूँ, जिस पर फूंग उयेन निन्हा मन ही मन सोचती है कि शायद मैं उससे बात करूंगा। आखिर पूरे 7 दिन तक मैं उससे दूर रहा था, लेकिन जब मैं सीधे बाथरूम में चला जाता हूँ तो वह थोड़ा निराश हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है, क्या इसके पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है? फिर वह खुद को जवाब देती है, ठीक है, यह प्यार वाली शादी नहीं है, लेकिन इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं लगती। यह सोचकर उसके दिल में हल्की सी उदासी आ जाती है। कुछ देर बाद मैं नहाकर बाहर आता हूँ। मेरे शरीर पर सिर्फ एक नाइट पैंट होती है। जैसे ही फूंग उयेन निन्हा ऊपर देखती है, सामने यह सीन देखकर तुरंत नजरें चुरा लेती है। फिर मैं शांत आवाज में पूछता हूँ, सोना है? यह सुनकर वह पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसके दिमाग में तुरंत कई सवाल आने लगते हैं, सिर्फ सोना है या फिर वैसा सोना जैसा सुहागरात वाली रात हुआ था? जिस पर उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह कुछ समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे। मैं दोबारा पूछता हूँ, नहीं सोना क्या? यह सुनकर वह तुरंत जवाब देती है, क्यों नहीं, हस्बैंड के साथ सोने में शर्म कैसी? फिर जल्दी से कहती है, सोएंगे, जरूर सोएंगे। इसके बाद वह सफाई देने लगती है, लेकिन गलत मत समझना, मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं सो रही क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ग्रैंडफादर को ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, इसलिए बस। लेकिन बात पूरी करते करते वह खुद ही चौंक जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने कब से मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने वाला टूल समझना शुरू कर दिया। उधर मैं उसकी बातें सुनकर शांत आवाज में कहता हूँ, मुझे पता है, असल में मुझे उसके ओव्यूलेशन साइकिल के बारे में पहले से पता होता है। जिस पर फूंग उयेन निन्हा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वह सोचती है, इसे बच्चा पैदा करने का टूल समझा जा रहा है, फिर भी इसे गुस्सा नहीं आ रहा। इसका स्वभाव सच में बहुत अच्छा है। मैं उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस देखकर पूछता हूँ, क्या हुआ? जिस पर वह जैसे सपने से बाहर आती है और सिर हिलाकर कहती है, कुछ नहीं। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, चलो सोते हैं। बिस्तर पर लेटने के बाद फूंग उयेन निन्हा थोड़ा नर्वस हो जाती है, क्योंकि सुहागरात वाली रात तो मैंने पहल की थी, लेकिन इस बार उसे लगता है कि शायद उसे खुद पहल करनी पड़ेगी।
पड़ेगी। वह मन ही मन सोचती है, अगर मुझे पहल करनी पड़ी तो कैसे करूंगी, पहले हक करूं या पहले किस। उधर मैं भी बिस्तर पर लेटकर कुछ देर इंतजार करता हूँ। फिर सोचता हूँ कि शायद वह शर्म महसूस कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि मैं खुद भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा होता हूँ। आखिरकार मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि फाइनल गोल के लिए आज भी मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों अब भी इतने करीब नहीं होते कि ज्यादा बातें कर सकें, जिस पर मैं कुछ भी न बोलते हुए सीधे उसकी तरफ झुकता हूँ और उसे किस कर देता हूँ। इसके बाद कुछ दिन और गुजर जाते हैं। धीरे धीरे फुंग गुयेन निन्ह की बॉडी क्लॉक भी रेगुलर हो जाती है। अब मैं जब भी सुबह उठता हूँ वह भी लगभग उसी समय जाग जाती है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बिना कुछ कहे अपनी मॉर्निंग रूटीन शुरू कर देते हैं। पर्सनल केयर खत्म करने के बाद हम नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, जिस पर ग्रैंडफादर हमारी तरफ देखते हैं और तुरंत सब कुछ समझ जाते हैं। वह फुंग गुयेन निन्ह के चेहरे पर छिपी हुई खुशी और संतुष्टि साफ देख लेते हैं। फिर मन ही मन सोचते हैं, कुछ दिन पहले तक यही लड़की नाराज घूम रही थी, अब हस्बैंड एक रात वापस क्या आया, इसके चेहरे की खुशी छिप ही नहीं रही। इसके बाद वह और भी मजे लेते हुए सोचते हैं, शुरुआत में शादी से सबसे ज्यादा इनकार भी यही कर रही थी। अगर मैं उसके हस्बैंड के सामने नहीं होता तो शायद अभी उसे जरूर चिढ़ाता। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद हम तीनों काम के लिए निकलते हैं। मैं अपनी तरफ चला जाता हूँ, जबकि फुंग गुयेन निन्ह और ग्रैंडफादर कंपनी की तरफ जाते हैं। रास्ते में कार के अंदर ग्रैंडफादर मुस्कुराकर पूछते हैं, कल रात लिटिल शेन ने तुम्हें मना लिया क्या? यह सुनते ही फुंग गुयेन निन्ह का चेहरा लाल हो जाता है, जिस पर वह तुरंत कहती है, वह मुझे क्यों मनाएगा, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। ग्रैंडफादर यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं, उसने तुम्हें मनाया नहीं? वह जवाब देती है, नहीं। ग्रैंडफादर तुरंत कहते हैं, लेकिन उसने तो मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हें मनाएगा। यह सुनते ही फुंग गुयेन निन्ह चौंक जाती है और पूछती है, आपने उससे ऐसा कहा था? ग्रैंडफादर सिर हिलाकर कहते हैं, बिल्कुल। वह तुरंत पूछती है, आपने आखिर उससे क्या कहा था? जिस पर ग्रैंडफादर बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहते हैं, मैंने सीधा सीधा कह दिया था कि तुम उसे बहुत मिस कर रही हो, पूरे हफ्ते तुम्हारा मूड खराब रहा, इसलिए उसे कहा कि तुम्हें जाकर मना ले। यह सुनते ही फुंग गुयेन निन्ह को ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो, जिस पर वह शर्म और गुस्से से चिल्ला उठती है, ग्रैंडफादर आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने कब कहा कि मैं उसे मिस कर रही थी? फिर वह गुस्से से कहती है, मेरी सारी इज्जत खत्म हो गई। ग्रैंडफादर हंसते हुए पूछते हैं, अच्छा, अगर मिस नहीं कर रही थी तो पूरे हफ्ते मुंह फुलाकर क्यों घूम रही थी? ऐसा लगता था जैसे किसी ने तुम्हारे सैकड़ों अरब रुपए खा लिए हों। यह सुनकर फुंग गुयेन निन्ह का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता, जिस पर वह दांत पीसती है और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगती है। अब वह ग्रैंडफादर से एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती। उधर दोपहर में मेरी मुलाकात शीयू से होती है, जो कंपनी की टॉप स्टार होती है। मैं उसे लंच पर बुलाता हूँ क्योंकि मैं उसके साथ लाइव स्ट्रीम सेलिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। 3 साल पहले वह एक कैंपस रोमांस ड्रामा की वजह से बेहद फेमस हुई थी और पिछले कुछ सालों में उसने कंपनी के लिए काफी पैसा कमाया था, जिस पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कंपनी में उसकी पोजीशन कितनी महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक किसी सेलिब्रिटी को लगातार सेल करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिस पर प्लान यही था कि उसे बस कभी कभी स्ट्रीम पर लाया जाए ताकि बाकी आर्टिस्ट के लिए व्यूज अट्रैक्ट किए जा सकें और साथ ही जियांग ग्रुप की प्रमोशन भी होती रहे। ये पहली बार था जब मैं उससे रियल लाइफ में मिल रहा था। उसके लंबे सफेद बाल काफी रिबेलियस लग रहे थे। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वह ज्यादा अप्रोचेबल टाइप की इंसान नहीं है। कुछ फॉर्मल बातें करने के बाद मैं खाना खाते हुए यहाँ आने का अपना पर्पस एक्सप्लेन करने लगता हूँ, जिस पर थाप नागदू आराम से कहती है, प्रोसेस और बाकी डिटेल्स के बारे में आप मेरे मैनेजर से डिस्कस कर लीजिए। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। बाहर की दुनिया में सब यही कहते थे कि थप नागदू का नेचर बहुत खराब है और उससे कम्युनिकेट करना आसान नहीं है। हालांकि उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जो लिमिट्स क्रॉस करे, लेकिन उसका एटीट्यूड काफी एरोगेंट माना जाता था। वह कब नाराज हो जाए कोई नहीं जानता था, जिस पर कंपनी को अक्सर उसके पीछे सफाई देनी पड़ती थी। यहाँ तक कि कई पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स भी उसके इसी बिहेवियर की वजह से टूट गए थे। मैं तो सोचकर आया था कि आज मुझे उसे मनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगी। लगता है अफवाहों जितनी मुश्किल इंसान वह नहीं है। इसके बाद वह एक डिश मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, यह इस रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश है, आप टेस्ट करके देखिए। मैं थप नागदू की तरफ देखता हूँ और मुझे वह थोड़ी अजीब लगती है। क्या वह मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है? लेकिन उसे देखकर ऐसा भी नहीं लगता था कि वह ऐसी इंसान है। जिस पर थप नागदू कुछ नहीं कहती है और बस चुपचाप खाना खाती रहती है। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो रहे होते हैं, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता। खाना खत्म होने के बाद हम दोनों प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हैं। तभी एक आवाज आती है, टियू थान, तुम भी यहाँ खाना खाने आए थे? जी। मैं फुंग गुयेन निन्ह की तरफ एक नजर डालता हूँ। वह ठंडी निगाहों से थाप नागदू को देख रही होती है, जिस पर जैसे ही उसे महसूस होता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, वह मुझे घूरती है, हल्का सा हूं कहती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने फिर से उसे किस बात पर नाराज कर दिया। सच में उसका मूड बिल्कुल बच्चे जैसा है, एक पल में बदल जाता है। कुछ साधारण बातें करने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन जाते जाते थप नागदू मुझसे पूछती है कि आपकी फुंग फैमिली से अच्छी जान पहचान है? जिस पर मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, हाँ, मेरी और फुंग गुयेन निन्ह की शादी हो चुकी है। यह सुनते ही थाप नागदू कुछ पल के लिए पूरी तरह जड़ हो जाती है। वह मुझे हैरानी से देखने लगती है। क्या हुआ, इतनी हैरानी हो रही है? जिस पर वह आखिरकार होश में आती है और मेरी तरफ देखती है, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रहती। फिर वह पूछती है, क्या जियांग ग्रुप किसी परेशानी में है? अगर नहीं तो आपने ऐसी बिगड़ी हुई रिच गर्ल से शादी क्यों की, जिसके बारे में हर जगह नेगेटिव रूमर्स फैले हुए हैं? मैं हंसते हुए कहता हूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जियांग ग्रुप अभी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्टेबल है। तो फिर आपने उससे शादी क्यों की? पहले मुझे लगा था कि वह जियांग ग्रुप की सिचुएशन को लेकर परेशान है, लेकिन अब लग रहा था कि बात कुछ और है। जिस पर मैं सीधा जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। पति का अपनी पत्नी को पसंद करना कोई अजीब बात तो नहीं है। मेरे इस जवाब में कोई कमी नहीं निकाली जा सकती थी, लेकिन यह सुनकर थप नागदू का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वह कुछ नहीं कहती। इसके बाद पूरे रास्ते वह एक शब्द भी नहीं बोलती। काम खत्म होने के बाद बाई यी और बाकी लोग फुंग गुयेन निन्ह को बाहर घूमने के लिए बुलाते हैं। फुंग गुयेन निन्ह मीटिंग पॉइंट पर पहुंचती है और बैठने के लिए जगह ढूंढती है। संयोग से वह जाकर जियांग
जियांग के बिल्कुल पास बैठ जाती है, जिस पर जियांग जियांग झुककर उसके कान में धीरे से पूछती है, आप यहाँ कैसे आ गई? क्या मेरे भाई तो बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आ गए? फोंग यूएन निन्ह उसे ठंडी नजरों से देखती है और हूं करते हुए कहती है, वापस तो आ गया है, लेकिन काश अभी बाहर ही रहता। वह आगे गुस्से में कहती है, अभी लौटा नहीं कि दूसरी औरतों के साथ घूमने लगा, देखकर ही गुस्सा आता है। अच्छा होता अगर हमेशा बिजनेस ट्रिप पर ही रहता, कम से कम आंखों के सामने तो नहीं रहता। यह सुनकर जियांग जियांग भी चिढ़ जाती है। आप कैसी अजीब बातें कर रही हैं? क्या आपको हर चीज में दखल देना जरूरी है? आप कुछ ज्यादा ही इंटरफियर नहीं कर रही? आपका घर क्या समुद्र के किनारे है? फिर वह आगे कहती है, और जब आप पढ़ती थी तब क्या किसी ने आपको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? जिस पर फोंग यूएन निन्ह तुरंत जवाब देती है, रिस्पेक्ट? क्या यही तरीका है किसी बड़े से बात करने का? जियांग जियांग एक पल के लिए रुक जाती है। बड़ा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, क्या मैं तुम्हारी एल्डर नहीं हुई? यह सुनकर जियांग जियांग की बोलती बंद हो जाती है। वह जवाब देने ही वाली होती है कि तभी लियू रुयान बीच में बोल पड़ती है, तुम दोनों आखिर फुसफुसाकर क्या बातें कर रही हो? बाकी लोग भी शक भरी नजरों से दोनों को देखने लगते हैं। उन्हें हमेशा लगता था कि इन दोनों के बीच कुछ अजीब है। जब भी मिलती हैं, अलग जाकर धीरे धीरे बातें करने लगती हैं, जैसे कोई सीक्रेट छिपा रही हो। जिस पर जियांग जियांग कुछ कहने ही वाली होती है कि फोंग यूएन निन्ह सीना तानकर बोलती है, मैं इसे समझा रही थी। यह सुनकर सब हंस पड़ते हैं। अच्छा, क्या समझा रही थी? फोंग यूएन निन्ह नाक ऊपर उठाकर कहती है, इसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सिखा रही थी। और वह एल्डर कौन है? मैं। यह सुनते ही सब लोग और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। तुम आखिर उसकी कौन लगती हो? जिस पर फोंग यूएन निन्ह बिना झिझक जवाब देती है, मैं उसकी भाभी हूँ। यह सुनते ही माहौल अचानक शांत हो जाता है। सबकी नजरें जियांग जियांग पर टिक जाती हैं। जियांग जियांग, यह तुम्हारी भाभी होने का दावा कर रही है, तुम इसे कुछ कह क्यों नहीं रही? सबको पता था कि जियांग जियांग अपने भाई की कितनी बड़ी फैन है। वह हर समय अपने भाई की तारीफ करती रहती थी, इसलिए सबको लगा था कि वह अभी फट पड़ेगी। लेकिन उनकी उम्मीद के उलट जियांग जियांग वहीं चुपचाप बैठी रहती है। हालांकि उसका चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती। जिस पर लियू रुयान और बाकी लोगों की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। फोंग यूएन निन्ह थोड़ी ऊपर उठाकर उन्हें गर्व से देखने लगती है। मारोगे मुझे? मैं जाकर जियांग चेन से शिकायत कर दूंगी। छोटे होकर बड़ों पर हाथ उठाओगे? बिल्कुल हद है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लियू रुयान अविश्वास से जियांग जियांग और फोंग यूएन निन्ह को देखती रहती है, क्योंकि जियांग जियांग कभी भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसका इस तरह शांत बैठना सिर्फ एक बात साबित करता था, फोंग यूएन निन्ह सच बोल रही थी। वह सच में जियांग जियांग की भाभी थी। जिस पर लियू रुयान अविश्वास से कहती है, लेकिन वह जियांग चेन के साथ कैसे हो सकती है? एक तरफ जियांग चेन जैसा एम्बिशियस और कैपेबल आदमी था, और दूसरी तरफ फोंग यूएन निन्ह जैसी रिच सेकंड जनरेशन गर्ल जो हमेशा मौज मस्ती में लगी रहती थी। दोनों एक साथ कैसे हो सकते थे? जिस पर फोंग यूएन निन्ह आराम से कहती है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है। यह सुनते ही सब लोग पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। काफी देर बाद उन्हें होश आता है। आखिर यह सब हुआ कैसे? ब्रोदर जियांग चेन ने सच में शादी कर ली? अगर फोंग यूएन निन्ह कर सकती है तो हम क्यों नहीं? जिस पर किसी और लड़की ने भी कहा, सही बात है, हम भी कर सकते हैं। फोंग यूएन निन्ह शांत स्वर में कहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह बस एल्डर्स द्वारा तय की गई बिजनेस मैरिज थी। लेकिन लियू रुयांग गुस्से में जियांग जियांग से पूछती है, अगर फोंग यूएन निन्ह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और मैं भी। बाकी लड़कियां भी तुरंत हामी भर देती हैं। असल में वे सभी जियांग चेन को जरूरत से ज्यादा एडमायर करती थीं। पहले उन्होंने कभी उसके साथ रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब वे इस बारे में गंभीरता से सोचती हैं तो उन्हें लगता है कि वैसे भी एक दिन पॉलिटिकल या बिजनेस मैरिज करनी ही पड़ेगी। तो फिर किसी अजनबी रिच सेकंड जनरेशन लड़के से शादी करने से बेहतर जियांग चेन ही क्यों नहीं? जियांग चेन मैच्योर था, जनरस था, पोलाइट था और बेहद कैपेबल भी था। सबसे बड़ी बात, वह बचपन से उनके साथ बड़ा हुआ था। वह हमेशा उनका ख्याल रखता था और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। जिस पर सभी लड़कियां एक ही बात सोचने लगती हैं, अगर सच में उनकी शादी जियांग चेन से हो जाए तो शायद वह शादी के बाद भी उनका उतना ही ख्याल रखेगा जितना बचपन में रखता था। जियांग जियांग बेबस होकर कहती है, मैं भी क्या कर सकती हूँ? मुझे भी पहले से इस बारे में कोई खबर नहीं थी, मुझे तो इसकी भनक तक नहीं लगी थी। अगर मुझे पहले से पता होता तो क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों एक साथ हो पाते? जिस पर जियांग जियांग बिना झिझक कहती है, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं हर हाल में इनके बीच आ जाती। मैं उस लड़की को कभी भी मेरे भाई को परेशान नहीं करने देती। यह सुनकर लियू रुयान और बाकी सभी लोग लगातार सिर हिलाने लगते हैं। उनकी नजर में फोंग यूएन निन्ह बिल्कुल भी जियांग चेन के लायक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ फोंग यूएन निन्ह उन सबको देखकर बाहर से तो गर्व महसूस कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ा दुख भी होने लगता है। आखिर उसने उसी आदमी से शादी की थी जिससे वहां मौजूद लगभग हर लड़की शादी करना चाहती थी। लेकिन क्या वह सच में इतनी बुरी थी जितना ये लोग उसे बता रहे थे? अगर जियांग जियांग उसे पसंद नहीं करती तो वह बात अलग थी। आखिर जियांग जियांग बचपन से ही अपने भाई को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मानती आई थी। लेकिन लियू रुयान और बाकी लोग किस हक से यह तय कर रहे थे कि वह जियांग चेन के लायक नहीं है? मैं फोंग यूएन निन्ह हूँ, एक बड़े और प्रभावशाली परिवार की एल्डेस्ट यंग मिस। मेरे पास कैरेक्टर है, ब्यूटी है, एबिलिटी है, फैमिली बैकग्राउंड है और ब्यूटी भी है। मैं अनगिनत रिच यंग मास्टर्स की ड्रीम गर्ल हूँ। इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातें सुन सुनकर तो मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म होने वाला है। तभी किसी ने ताना मारते हुए कहा, इतना घमंड किस बात का है? ये तो बस एक इमोशनलेस मैरिज है, ऐसी बिजनेस मैरिज तो हमें भी मिल सकती है। जिस पर दूसरी लड़की भी तुरंत बोल पड़ती है, पहले मैंने कभी अपने से बड़े आदमी से शादी करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अगर वह जियांग चेन हो तो मैं तैयार हूँ, सच में तैयार हूँ। यह सुनकर फोंग यूएन निन्ह मन ही मन हंस पड़ती है। तुम लोगों को आखिर पता ही क्या है? क्या सच में तुम्हें नहीं लगता है कि यह सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है, कि इसमें बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है? अगर सच में सिर्फ फायदा ही मकसद होता तो जियांग चेन किसी और रिच फैमिलीज डॉटर को भी चुन सकता था। क्या इस शहर में मेरे परिवार से ज्यादा अमीर परिवार नहीं है? क्या ऐसी लड़कियां नहीं है जिनकी उम्र और एबिलिटी जियांग चेन के बराबर हो? जियांग चेन जैसा आदमी चाहे तो किसी से भी शादी कर सकता है, फिर आखिर उसने मुझे ही क्यों चुना? क्या इसलिए नहीं कि वह मुझे पसंद करता है? यह सोचकर फोंग यूएन निन्ह गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर उठा लेती है। वैसे भी उसकी नजर में मैं उसकी यूथ और गुड लुक्स पर फिदा हूँ। यह सुनते ही बाकी लड़कियों को ऐसा महसूस होता है जैसे उन पर आसमान टूट पड़ा हो। उनके दिल में जियांग चेन
चेन एक परफेक्ट मैन था, लेकिन वही परफेक्ट मैन आखिर फुंग युएन नीन जैसी लड़की को पसंद करता है। जियांग जियांग चुपचाप बैठी रहती है। हालांकि उसे मानना नहीं था, लेकिन फुंग युएन नीन की बात में दम जरूर था। अगर उसका भाई सिर्फ बिजनेस मैरिज करना चाहता तो शहर की किसी भी रिच फैमिलीज डॉटर को चुन सकता था। वह अपने भाई की तारीफ करते हुए सोचती है, मेरा भाई हैंडसम है, कैपेबल है, मैच्योर है और बचपन से ही हर माता पिता के मुंह पर लिया जाने वाला एग्जाम्पल चाइल्ड रहा है। अगर वह इतने साल विदेश में न रहता तो अब तक हमारे घर का दरवाजा प्रपोजल से भर चुका होता। इतनी सारी सूटेबल लड़कियां होने के बावजूद उसने सिर्फ फुंग युएन नीन को चुना। दोनों का सोशल स्टेटस और पर्सनालिटी भी एक जैसी नहीं थी। अगर यह प्यार नहीं है तो फिर और क्या है? लेकिन फिर जियांग जियांग अचानक सोच में पड़ जाती है। भाई को फुंग युएन नीन कब से पसंद आने लगी? पिछले कई सालों से तो वह ज्यादातर विदेश में ही रहता था। कभी कभार वापस आता भी था तो जल्दी लौट जाता था। क्या किसी संयोग में उसकी मुलाकात फुंग युएन नीन से हुई थी? और क्या उसे पहली नजर का प्यार हो गया था? यह सोचकर जियांग जियांग चुपचाप फुंग युएन नीन की तरफ देखती है। सच कहें तो उसके भाई के सामने फुंग युएन नीन की सबसे बड़ी ताकत बस उसका चेहरा ही था। इसके बाद बाकी लड़कियां अपना दुख शराब में डुबोने का फैसला कर लेती हैं, जिस पर वे लगातार फुंग युएन नीन को ड्रिंक्स ऑफर करने लगती हैं। बाई उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वहीं जियांग जियांग एक तरफ बैठकर सब कुछ देखती रहती है। न वह खुद ड्रिंक ऑफर करती है और न ही किसी को रोकती है। वह मन ही मन सोचती है, अगर मेरी आइडेंटिटी बीच में न होती तो मैं खुद इसे ड्रिंक पिलाती। धीरे धीरे समय गुजरता है और रात के करीब 10 बज जाते हैं। आखिरकार फुंग युएन नीन पूरी तरह नशे में धुत हो जाती है, जिस पर लियू रुयान कहती है, जियांग जियांग अपने भाई को फोन करो और इसे लेने बुलाओ। ब्रदर जियांग चेन को हमारा शराब पीना पसंद नहीं है। ऊपर से फुंग युएन नीन की हालत तो देखो। इस समय फुंग युएन नीन सोफे पर ऐसे पड़ी होती है जैसे कोई कीचड़ का ढेर हो। उसकी यूजुअल एलिगेंट इमेज का कहीं नामो निशान नहीं बचा था। जिस पर जियांग जियांग सच में मुझे फोन कर देती है और कहती है कि आकर फुंग युएन नीन को ले जाऊं। मैं एड्रेस पर पहुंचता हूं और प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलता हूं। अंदर कदम रखते ही मेरी नजर सोफे पर बेहोश पड़ी फुंग युएन नीन पर जाती है। बाकी लोग अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं, किसी को भी उसकी परवाह नहीं होती। सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। काफी समय बाद लियू रुयान और बाकी लोग मुझे देख रहे थे, जिस पर वे कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और करिश्मेटिक हो गया हूं और उनके मन में एक ही ख्याल आता है, फुंग युएन नीन जैसी लड़की मेरे लायक नहीं है। वहीं बाई ये पहली बार मुझे सामने से देख रही होती है। उसने पहले सिर्फ जियांग जियांग से मेरे बारे में सुना था, लेकिन मुझे देखते ही उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। मैं चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होकर सबकी तरफ नजर डालता हूँ, जिस पर जियांग जियांग उठकर कहती है, ब्रदर जियांग चैन। मैं सीधे फुंग युएन नीन के पास जाता हूँ और जियांग जियांग से पूछता हूँ, क्या तुम लोगों ने इसे ड्रिंक कराया है? फुंग युएन नीन कभी खुद से इतना नहीं पी सकती। देखो बाकी सब बिल्कुल ठीक है और सिर्फ वही इस हालत में है। यह सुनते ही कई लोगों के चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। असल में उन्होंने जबरदस्ती उसे ड्रिंक नहीं कराया था, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। खासतौर पर लियू रुयान और शी यी अपनी नजरें चुराने लगती हैं। कोई जमीन देखने लगता है, कोई आसमान देखने लगता है, कोई हवा और बादलों को देखने लगता है। बस मेरी तरफ कोई नहीं देखता, जिस पर मैं तुरंत सब समझ जाता हूँ। मैं और कुछ नहीं पूछता, सीधे जाकर फुंग युएन नीन के पास बैठ जाता हूँ। युएन नीन, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। वह पूरी तरह नशे में डूब चुकी होती है। चलो घर चलते हैं। यह कहते हुए मैं उसे सीधे अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। फिर जियांग जियांग और बाकी लोगों को गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता हूँ। मेरे जाने के बाद लियू रुयान धीरे से कहती है, क्या ब्रदर जियांग चेन सच में फुंग युएन नीन को पसंद करता है? देखो वह इतनी बुरी तरह नशे में है, लेकिन ब्रदर जियांग चेन नाराज होने के बजाय खुद उसे लेने आया। अगर यह प्यार नहीं है तो फिर क्या है? लेकिन जियांग जियांग अब भी चुप रहती है। प्यार? उसे ऐसा नहीं लगता। हालांकि उसका भाई खुद फुंग युएन नीन को लेने आया था। उसकी आवाज भी बेहद नरम थी, लेकिन जियांग जियांग को उसकी आंखों में चिंता दिखाई नहीं दी। अगर कोई आदमी सच में किसी से प्यार करता हो तो उसे इस हालत में देखकर परेशान जरूर होता। उसकी आंखों में दर्द और फिक्र साफ नजर आती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि कई साल पहले जियांग जियांग अपने भाई को सच में किसी से प्यार करते हुए देख चुकी थी और इसलिए वह इस फर्क को आसानी से पहचान सकती थी। उसके मन में अचानक एक ख्याल आता है, क्या भाई की शादी के पीछे कोई और वजह है? क्या परिवार का बिजनेस सच में किसी मुश्किल में है? क्या उसने फुंग फैमिली की मदद पाने के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे दी? उधर मैं फुंग युएन नीन को लेकर घर लौट आता हूँ। घर पहुंचकर मैं सर्वेंट्स को उसे उसके कमरे तक पहुंचाने के लिए कहता हूँ। साथ ही हैंगओवर सूप तैयार करने का भी आदेश देता हूँ। यह सब देखकर ओल्ड मास्टर फुंग गुस्से से भर जाता है। वह नाराज होकर कहता है, सच में यह लड़की बिल्कुल उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। इतना हैंडसम, कैपेबल और केयरिंग हस्बैंड मिला है, फिर भी इसे अपनी कोई परवाह नहीं है। उसे पता ही नहीं होता कि घर पर रहकर अपने हस्बैंड का साथ कैसे दिया जाता है, बल्कि उसे तो बाहर जाकर दूसरी औरतों के साथ घूमना फिरना ज्यादा पसंद होता है, जिस पर वह इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि बुरी तरह नशे में धुत हो जाती है। यह देखकर फुंग परिवार के बुजुर्ग कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी समझदारी से बिताई है, लेकिन पता नहीं मेरी पोती इतनी बेफिक्र और गैर जिम्मेदार कैसे निकल गई। जिस पर कोई पूछता है, फिर आप उसे लेने क्यों गए थे? उसे बाहर ही पड़ा रहने देते। जिसके जवाब में कहा जाता है, ग्रैंडपा, युएन नीन तो बस अपने दोस्तों के साथ न्यू मैरिज सेलिब्रेट करने गई थी। दोस्तों ने उसे कुछ ड्रिंक्स और पिला दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर फुंग ओल्ड मास्टर भौहें सिकोड़ लेते हैं, जिस पर मैं कहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, कल जब युएन नीन उठेगी तो मैं उसे समझाऊंगा कि आगे से थोड़ा कम पिया करे, ताकि घर वालों को उसकी फिक्र न करनी पड़े। जिस पर फुंग ओल्ड मास्टर मेरी तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है कि युएन नीन के लिए उन्होंने जो हस्बैंड चुना है वह सच में बहुत अच्छा है, मैच्योर है, जेंटल है और अपनी वाइफ का ख्याल रखना भी जानता है। इसलिए वह मन ही मन उम्मीद करते हैं कि युएन नीन उनकी भावनाओं की कदर करेगी और बेवजह कोई तमाशा नहीं करेगी। इसके बाद फुंग ओल्ड मास्टर वहां से चले जाते हैं। फिर मैं घर के सर्वेंट से कहता हूँ कि फुंग युएन नीन को बाथरूम ले जाकर साफ सफाई करवा दें, जिस पर सर्वेंट्स उसे नहलाने के बाद बेड पर लिटा देते हैं। मैं देखता हूँ कि फुंग युएन नीन अभी भी होश में नहीं आती है, इसलिए मैं उसे जबरदस्ती हैंगओवर सूप भी नहीं पिलाता। वैसे भी आज वह इतनी ज्यादा नशे में होती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज रात फिर काफी एक्सरसाइज करनी पड़ती। यह सोचकर मैं चैन की नींद सोने चला जाता हूँ। फिर अगली सुबह फुआंग युएन नीन की आंख खुलती है। उसका सिर जोर जोर से दर्द कर रहा होता है। वह
अपना सिर पकड़कर पूरे कमरे को देखती है और सोचती है क्या मैं घर वापस आ गई हूँ, लेकिन मैं वापस आई कैसे। जिस पर वह खुद ही अंदाजा लगाती है क्या जियांग जियांग और लियू न्यूयन मुझे घर लेकर आए थे, लेकिन अगले ही पल वह इस बात को खुद ही नकार देती है क्योंकि पिछली रात उन दोनों का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जियांग जियांग तो बस हाथ बांधकर तमाशा देख रही थी और लियू न्यूयन भी उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, इसलिए यह दोनों नहीं हो सकती। जिस पर वह सोचने लगती है तो फिर मुझे घर कौन लेकर आया, क्या मैं खुद पैदल चलकर आ गई थी। इसके बाद वह बेड के पास हाथ ले जाकर अपने शरीर को चेक करती है। तभी उसे एहसास होता है कि इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बावजूद उसके शरीर से शराब की कोई स्मेल नहीं आ रही है। यह महसूस करते ही उसे समझ आ जाता है कि किसी ने उसे नहलाया था। जिस पर वह धीरे से बगल की तरफ देखती है और अचानक उसका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि उसके मन में ख्याल आता है कि शायद कल रात जियांग चेन ने ही उसे नहलाया होगा। उसी समय मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ तुम्हें कहीं असहज तो फील नहीं हो रहा। जिस पर फुआंग वियन नी हल्के से अपने होंठ काटती है लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर मैं पूछता हूँ सिर दर्द कर रहा है क्या। इस बार वह चुपचाप सिर हिला देती है। जिस पर मैं कहता हूँ किचन में हैंगओवर सूप तैयार है, मैं किसी को बोल देता हूँ कि वह लेकर आए। असल में मुझे पहले से अंदाजा था कि सुबह उठते ही उसका सिर दर्द करेगा, इसलिए मैंने रात में ही किचन को कह दिया था कि सुबह सुबह सूप तैयार रहे। लेकिन इस समय यूएन निन के दिमाग में सूप नहीं चल रहा होता, उसके मन में तो सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर मुझे कल रात नहलाया किसने था। वह मन ही मन सोचती है क्या मुझे सीधे पूछ लेना चाहिए कि कल रात आपने मुझे नहलाया था, लेकिन ऐसा पूछना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। फिर वह पूछती है वैसे मैं कल रात घर कैसे आई थी। जिस पर मैं जवाब देता हूँ जयका साहिब, जियांग जियांग ने मुझे कॉल किया था, उसने बताया कि तुम बहुत ज्यादा नशे में हो इसलिए मैं तुम्हें लेने चला गया था। फिर मैं पूछता हूँ वैसे कल रात तुमने कोई हंगामा तो नहीं किया। यह सुनकर फुआंग वियन नी घबरा जाती है क्योंकि उसने पहले कभी इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं की थी। उसे तो यह भी याद नहीं था कि नशे में उसने क्या क्या किया। वह सोचती है अगर जियांग चेन ने कह दिया कि मैंने कल रात कोई तमाशा किया था तो मैं शर्म से कहां जाऊंगी। जिस पर वह चुप रहना ही बेहतर समझती है। इसके बाद हैंगओवर सूप पीने के बाद हम दोनों नीचे ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट खत्म होते ही मैं ऑफिस जाने की तैयारी करने अपने कमरे में चला जाता हूँ। उधर फुआंग वियन निन जल्दी से बटलर झाओ को एक कोने में ले जाती है और धीरे से पूछती है अंकल झाओ कल रात मैंने कोई हंगामा तो नहीं किया था। जिस पर बटलर झाओ मुस्कुराकर कहते हैं नहीं मिस, कल रात आप बहुत अच्छी थी। यह सुनकर यूएन निन चौंक जाती है क्योंकि 5 साल की उम्र के बाद किसी ने भी उसे अच्छी बच्ची जैसा शब्द कहकर नहीं बुलाया था। फिर बटलर झाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं कल रात यंग मास्टर आपको अपनी बाहों में उठाकर घर लाए थे, उस समय आप बिल्कुल शांत थीं और बहुत क्यूट लग रही थीं। यह सुनते ही फुआंग वियन निन शर्म से लाल हो जाती है और तुरंत बोल पड़ती है अंकल झाओ बस कीजिए। जिस पर बटलर झाओ मन ही मन हंसने लगते हैं। फिर यन निन नाराज होकर कहती है क्या आप थोड़ा रियलिटी में रहकर बात नहीं कर सकते, मैं और क्यूट, ये तो हद हो गई। जिस पर बटलर झाओ हंसते हुए कहते हैं इसमें गलत क्या है, आप यंग मास्टर की वाइफ, अगर उन्हें आप पर प्यार आए तो यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। यह सुनकर फुआंग वियन निन का चेहरा और ज्यादा लाल हो जाता है। फिर वह घूरते हुए कहती है बटलर झाओ आजकल आप बहुत अजीब बातें करने लगे हैं। जिस पर बटलर झाओ तुरंत जवाब देते हैं मैंने कौन सी गलत बात कही है, आपको पता भी है कि कल रात यंग मास्टर कितने परेशान थे। फिर वह आगे बताते हैं जैसे ही उन्हें पता चला कि आप नशे में हैं वह तुरंत आपको लेने निकल गए। वापस आने के बाद भी उन्होंने आराम नहीं किया और किचन से आपके लिए हैंगओवर सूप बनवाया। यह सुनते ही यूएन निन जल्दी से पूछती है रुकिए तो कल रात मुझे नहलाया किसने था। जिस पर बटलर झाओ जवाब देते हैं बिल्कुल यंग मास्टर ने। यह सुनते ही उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है, उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन तभी बटलर झाओ अपनी बात पूरी करते हैं यंग मास्टर ने सर्वेंट्स को बुलाकर आपको नहलाने का इंतजाम करवाया था। यह सुनकर यूएन निन राहत की सांस लेती है क्योंकि एक पल के लिए तो उसका दिल ही बैठ गया था। फिर बटलर झाओ कहते हैं आगे से थोड़ा कम पिया कीजिए, यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जिस पर वह अचानक पूछ बैठती है आप जानते हैं कि मैं कल रात इतनी ज्यादा क्यों पी गई थी। मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ क्यों। जिस पर वह नाराज होकर कहती है सब लियू नुयन की वजह से हुआ था, ऊपर से जियांग जियांग भी मेरी मदद नहीं कर रही थी। यह सुनकर मैं हल्की सी स्माइल देता हूँ और पूछता हूँ लेकिन उन्होंने तुम्हें डांटा क्यों था। जिस पर फुआंग वियन नीन मेरी तरफ देखती है, उसे समझ नहीं आता कि मैं सच में नहीं जानता या फिर जानकर अनजान बन रहा हूँ, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। उसे ऐसे चुप देखकर मैं मुस्कुरा देता हूँ और कहता हूँ ठीक है आगे से वे तुम्हें नहीं डांटेंगे। यह सुनकर फुआंग वियन निन हैरान रह जाती है लेकिन मैं उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। फिर मैं कहता हूँ चलो अब ऑफिस जाने का समय हो गया है। जिस पर वह तुरंत मुंह फुला लेती है और मन ही मन सोचती है पक्का पिछले जन्म में मैंने बहुत बुरे काम किए होंगे, तभी इस जन्म में मुझे रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना पड़ रहा है। और फिर हम दोनों कंपनी पहुंच जाते हैं, लेकिन कंपनी पहुंचने के बाद भी मैं उसी बात के बारे में सोचता रहता हूँ आखिर कल रात लियू न्यूयन और बाकी लोग फुआंग वियन नीन पर नाराज क्यों थे। हालांकि मेरे मन में इसका जवाब लगभग साफ हो चुका होता है, सिर्फ एक बात ही काफी थी। फुआंग वियन निन ने कहा था कि जियांग जियांग उसकी मदद नहीं कर रही थी, जिस पर मुझे समझ आ जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे जियांग जियांग का ही हाथ था। फिर मैं तुरंत जियांग जियांग को कंपनी बुलाता हूँ। जिस पर वह आते ही पूछती है बिग ब्रदर आपने मुझे क्यों बुलाया है। फिर वह हंसते हुए कहती है क्या आपको फुआंग युएन निन को अपनी वाइफ बनाना पसंद नहीं आया, अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए कोई दूसरी सिस्टर इन लॉ ढूंढ दूं। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखता हूँ और हल्की सी स्माइल देता हूँ, लेकिन इस बार मेरी स्माइल मेरी आंखों तक नहीं पहुंचती। फिर मैं पूछता हूँ सच में तुम्हें क्या लगता है। जिस पर जियांग जियांग का पूरा शरीर सिहर जाता है। फिर वह जल्दी से कहती है नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है, फुआंग युएन निन तो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं वही स्माइल बनाए रखते हुए कहता हूँ अगर वह इतनी अच्छी है तो फिर उससे कुछ सीख क्यों नहीं लेती। जिस पर जियांग जियांग हैरान होकर पूछती है मैं उनसे क्या सीखूं। फिर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ क्या सीखना है, उसका घमंड, उसकी ऐशो आराम वाली लाइफ, उसका बेफिक्र रवैया, यही सब सीख लो। ग्रेजुएशन के बाद से तुमने जितना घूमना फिरना और मौज मस्ती करनी थी उतनी काफी हो गई है, इसलिए कल से कंपनी आकर काम करना शुरू करो। यह सुनते ही जियांग जियांग मुझे हैरानी भरे चेहरे से देखने लगती है जैसे उसके ऊपर आसमान ही टूट पड़ा हो। जिस पर मैं कहता हूँ देर सवेर तुम्हें कंपनी मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। जिसके जवाब में जियांग जियांग तुरंत कहती है बिग ब्रदर मुझे तो लगता है कंपनी आपके हाथों में ही सबसे अच्छी है, मेरी तो कोई बड़ी एम्बिशन भी नहीं है, मैं तो पूरी जिंदगी बस एक रिच सेकंड
जनरेशन की तरह आराम से जीना चाहती हूँ। फिर वो आगे कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा कि फैमिली बिजनेस मुझे ही संभालना है। प्रॉपर्टी और कंपनी सब आपको दे दो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस हर महीने थोड़ा पॉकेट मनी देते रहना। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, यह तो सिर्फ तुम्हारा सोचना है। फिर मैं उसे देखते हुए कहता हूँ, क्या बात है, अब तुम फुंग गुयेन निन्ह से सीखना चाहती हो क्या? यह सुनकर जियांग जियांग जल्दी से सिर हिलाती है और कहती है, नहीं नहीं। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, जियांग जियांग सच में बहुत समझदार हो गई है। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है, बिग ब्रदर आप अचानक मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन आपकी तारीफ सुनकर अच्छा जरूर लग रहा है। इसके बाद जियांग जियांग खुशी खुशी कंपनी से चली जाती है। उसे विदा करने के बाद मैं लियू न्यूयन को मैसेज भेजता हूँ और उसके पेरेंट्स से भी थोड़ी बातचीत करता हूँ। बातों बातों में मैं कैजुअली यह जिक्र करता हूँ कि जियांग जियांग अब कंपनी ज्वाइन करने वाली है। यह सुनकर दोनों फैमिलीज के एल्डर्स काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार जियांग जियांग समझदार बन रही थी। वहीं लियू न्यूयन और शी योयू बचपन से ही उसके साथ बड़ी हुई थी, इसलिए अगर जियांग जियांग काम करने जा रही थी तो जाहिर सी बात थी कि उन दोनों को भी साथ जाना पड़ेगा। असल में मेरा प्लान बहुत सिंपल था, अगर ये तीनों काम में बिजी हो जाएंगी तो इनके पास फुंग गुयेन निन्ह को परेशान करने का टाइम ही नहीं बचेगा। जिस पर दोनों फैमिलीज के एल्डर्स तुरंत लियू न्यूयन और शी यूयू को यह खबर दे देते हैं। दोनों इसका विरोध करती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी एक नहीं सुनते। फिर उनसे कहा जाता है, तुम लोगों की बेस्ट फ्रेंड फुंग गुयेन निन्ह भी तो काम कर रही है, तुम लोग खुद को अच्छी सिस्टर्स कहती हो ना, तो फिर सुख दुख में साथ रहो। यह सुनकर दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। जिस पर वे चैट ग्रुप में जियांग जियांग को मैसेज भेजती हैं, जियांग जियांग आखिर तुम्हें अचानक काम करने का ख्याल आया कैसे? फिर शी यूयू मजाक उड़ाते हुए कहती है, कहीं तुम जियांग चेन के साथ फैमिली प्रॉपर्टी के लिए कंपटीशन तो नहीं करने वाली? यह सुनकर लियू न्यूयन तुरंत जवाब देती है, क्या बात कर रही हो, क्या जियांग जियांग ने मरने का इरादा कर लिया है? फिर वह आगे लिखती है, उसकी बुद्धि से जियांग चेन के खिलाफ कंपटीशन करेगी, अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों उसकी हेल्प नहीं करेंगे। जिस पर शी यूयू भी लिखती है, बिल्कुल हम जियांग चेन का साथ देंगे। दोनों एक के बाद एक मैसेज भेजती जाती हैं। उधर जियांग जियांग मैसेजेस पढ़कर माथा पकड़ लेती है। वह मन ही मन सोचती है, सच में क्या फ्रेंड्स हैं, मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं और इन्होंने पूरी स्टोरी बना ली। फिर वह रिप्लाई करती है, मैंने कब कहा कि मैं बिग ब्रदर की प्रॉपर्टी के लिए कंपटीशन करूंगी, मुझे अभी कुछ साल और जीना है। जिस पर शी यूयू तुरंत मैसेज भेजती है, फिक्र मत कर, अगर जियांग चेन ने तुम्हारी पिटाई कर दी तो हम तुम्हारी बॉडी कलेक्ट करने जरूर आएंगे। फिर वो मजाक में लिखती है, इतने सालों की फ्रेंडशिप का यही आखिरी फर्ज निभा सकते हैं। यह पढ़कर जियांग जियांग जवाब देती है, वाह, इसके लिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी समय फुंग गुयेन निन्ह भी चैट ग्रुप में आ जाती है। वह मैसेजेस पढ़कर पूछती है, तुम लोग जियांग चेन की इतनी बातें क्यों कर रहे हो, क्या वह इतना डरावना है? जिस पर लियू न्यूयन तुरंत जियांग चेन की तरफदारी करती है। वह लिखती है, ऐसी कोई बात नहीं है, जियांग चेन दुनिया का सबसे जेंटल और हैंडसम आदमी है। फिर वह आगे लिखती है, उयेन निन्ह तुम्हें बस अपना ख्याल रखना चाहिए। यह पढ़कर फुंग उयेन निन्ह हैरान हो जाती है। वह रिप्लाई करती है, मुझे उससे डरना चाहिए, क्या वह मुझे खा जाएगा? जिस पर ग्रुप में बाकी लोग एक के बाद एक भेजने लगते हैं। यह देखकर फुंग उयेन निन्ह और भी कंफ्यूज हो जाती है। वह पूछती है, तुम लोगों को क्या हुआ है, सब यही सिंबल क्यों भेज रहे हो? कुछ देर तक पूरा ग्रुप शांत रहता है। आखिरकार लियू न्यूयन चुप्पी तोड़ती है और पूछती है, वैसे युएन निन्ह तुमने खाना खाया? यह सुनकर फुंग युएन निन्ह रिप्लाई करती है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, लंच अभी नहीं किया। क्यों, क्या तुम लोग मुझे लंच पर बुलाना चाहती हो? फिर वह मजाक में लिखती है, वैसे अब मैं वर्किंग वुमन हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ, लंच करना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यह पढ़कर बाकी लोग फिर से भेजने लगते हैं। जिस पर फुंग युएन निन्ह परेशान होकर पूछती है, आखिर हुआ क्या है? फिर वह लिखती है, लियू नुयन तुम ही बताओ। यह सुनकर लियू नुयन मजबूरी में रिप्लाई करती है, मेरा मतलब था जियांग चेन ने तुम्हें खाया या नहीं? यह मैसेज पढ़ते ही इस बार फुंग उयेन निन्ह खुद ग्रुप में भेज देती है। फिर उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह मन ही मन सोचती है, इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है क्या? ऐसी बातें भी कोई पूछता है? जिस पर बाकी लोग लगातार पूछते रहते हैं, तो आखिर हुआ क्या, हुआ या नहीं? यह सुनकर फुयेन निन्ह झुंझलाकर लिखती है, तुम लोगों को इससे क्या मतलब? क्या तुम्हारा घर समुद्र के किनारे है जो इतनी दूर तक दखल देती हो? जिस पर लियू न्यूयन हंसते हुए रिप्लाई करती है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? लगता है अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर वह मन ही मन सोचती है कि जियांग चेन जैसा परफेक्ट आदमी तो किसी भी लड़की को पसंद आ सकता है। अगर फुंग उयेन निन्ह पहले उससे शादी न करती तो शायद वह खुद उससे कॉन्टैक्ट लेने की कोशिश करती, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच अभी तक कुछ खास नहीं हुआ था। हालांकि ये बात भी बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि फैमिली मैरिज में अक्सर लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। हाई सोसाइटी में ऐसे कई कपल्स होते हैं जो बाहर से परफेक्ट कपल बनकर रहते हैं, लेकिन घर के अंदर उनके बीच एक किस तक नहीं हुई होती, जिस पर फुंग उयेन निन्ह कोई सफाई नहीं देती। उधर जियांग जियांग यह सोचकर भौहें सिकोड़ लेती है कि शादी के बाद भी दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। उसके मन में पूरा यकीन होता है कि प्रॉब्लम उसके बिग ब्रदर में नहीं बल्कि फुंग उयेन निन्ह में है। वह सोचती है, ग्रैंडपा के दबाव में शादी तो कर ली, लेकिन अगर वह बिग ब्रदर के साथ रूम शेयर तक नहीं कर रही तो यह तो उनकी इंसल्ट हुई। यह सोचकर जियांग जियांग के मन में अपने भाई के लिए इंसाफ दिलाने का ख्याल आता है, लेकिन वह सीधे जाकर फुंग उयेन निन्ह को मजबूर भी नहीं कर सकती थी। काफी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है, जिस पर वह मुझे मैसेज भेजकर शाम को डिनर के लिए बुलाती है। मैं भी बिना ज्यादा सोचे उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर शाम को ऑफिस से निकलकर मैं सीधे उस रेस्टोरेंट में पहुंचता हूँ जो जियांग जियांग ने बुक किया था। मुझे लगा था कि वहाँ सिर्फ मैं और जियांग जियांग होंगे, लेकिन वहाँ पहुंचकर मैं देखता हूँ कि एक और शख्स भी मौजूद है। वह ली फैमिली की एल्डेस्ट मिस ली यूनिशु होती है। वह मेरी पुरानी क्लासमेट थी। प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक हम साथ पढ़े थे और हमारे रिलेशंस भी काफी अच्छे थे। जिस पर मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। ली यूनिशु मुस्कुराकर कहती है, जियांग चेन बहुत समय हो गया। जिसके जवाब में मैं भी मुस्कुराकर कहता हूँ, हाँ सच में बहुत समय हो गया। फिर वह पूछती है, तो बताओ आजकल कैसे हो? उसी समय वेटर खाना लेकर आ जाता है, जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, चलो खाते खाते बातें करते हैं। मैं और ली यूनिशु अब दोनों ही बिजनेस वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं, इसलिए चाहे स्कूल लाइफ की बातें हों या फिर बिजनेस की, हम दोनों के पास बात करने के लिए काफी कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जिस पर हमारी बातचीत बहुत अच्छी चलती है और माहौल भी काफी खुशनुमा बना रहता है। उधर जियांग जियांग हमें इतनी खुशी से बातें करते हुए देखती
है कि वह चुपके से अपना फोन निकाल लेती है और फोटोज क्लिक करने लगती है। कैमरे की आवाज सुनकर मैं उसकी तरफ एक नजर डालता हूँ, जिस पर वह तुरंत हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं तो बस सेल्फी ले रही हूँ। मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर से ली युनशु के साथ बातचीत में लग जाता हूँ। इसके बाद जियांग जियांग अपनी गैलरी में फोटोज देखने लगती है। काफी देर चुनने के बाद उसे 2 फोटोज पसंद आती हैं। फिर वह उन्हें मोमेंट्स पर अपलोड कर देती है। कैप्शन में वह लिखती है, आज बिग ब्रदर के साथ डिनर, साथ में एक हैप्पी इमोजी भी लगा देती है। लेकिन मजेदार बात यह होती है कि कैप्शन भले ही बिग ब्रदर के साथ डिनर का होता है, मगर फोटोज में सिर्फ मैं और ली युनशु एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आ रहे होते हैं। फोटो में मैं ली युनशु की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा होता हूँ, जबकि ली युनशु भी मेरी तरफ मुस्कुराकर देख रही होती है। अगर कोई सच्चाई न जानता हो तो वह आसानी से यही सोचता कि हम दोनों कपल हैं। असल में जियांग जियांग ये पोस्ट सिर्फ फुंगुये निन्ह को दिखाने के लिए डालती है। वह मन ही मन सोचती है, अब मैं बिग ब्रदर की इज्जत वापस दिलाकर रहूंगी। फिर वह आगे सोचती है, मुझे फुंगुये निन्ह को बताना होगा कि मेरे बिग ब्रदर के पीछे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आखिर वह खुद को समझती क्या है? जिस पर जियांग जियांग के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। थोड़ा क्राइसिस फीलिंग पैदा करनी पड़ेगी, तभी फुंगुये निन्ह को समझ आएगा। उधर शाम को फुंगुये निन्ह ऑफिस से घर लौटती है, जिस पर बटलर झाओ उसे बताते हैं कि आज रात भी जियांग चेन एक सोशल गैदरिंग में गया है और डिनर के लिए घर नहीं आएगा। यह सुनकर फुंगुये निन्ह थोड़ा बेबस महसूस करती है। वह मन ही मन सोचती है, क्या वह इतना बिजी रहता है? शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, कभी बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है तो कभी रात को सोशल इवेंट्स में। फिर वह सोचती है, यहाँ तक कि ग्रैंडपा जो पूरे ग्रुप के चेयरमैन हैं, वह भी उससे कम बिजी लगते हैं। संयोग से उस रात ग्रैंडपा भी एक बिजनेस इवेंट में गए हुए होते हैं, इसीलिए पूरे घर में सिर्फ फुंगुये निन्ह अकेली होती है, जिस पर वह सोफा पर बैठकर फोन चलाने लगती है। फिर डिनर टाइम तक बोर होकर वह मोमेंट्स स्क्रॉल करने लगती है और तभी उसकी नजर जियांग जियांग की पोस्ट पर पड़ती है, जिस पर वह जो आराम से सोफा पर टिकी हुई बैठी थी अचानक सीधी होकर बैठ जाती है। वह ली युनशु को पहचानती जरूर थी, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि दोनों फैमिलीज अलग अलग इंडस्ट्रीज में थी। हालांकि हाई सोसाइटी सर्कल में होने की वजह से वे एक दूसरे को जानती जरूर थी। फिर वह फोटो को ध्यान से देखने लगती है, जिस पर उसके मन में ख्याल आता है, इन दोनों की बॉन्डिंग तो काफी अच्छी लग रही है। फिर वह भौहें चढ़ाकर सोचती है, तो ये वही डिनर मीटिंग है जिसके बारे में उसने बताया था। जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगता है, मानो किसी ने उसे चीट कर दिया हो। जिस पर वह तुरंत जियांग जियांग को मैसेज भेजती है, क्या तुम अभी अपने बिग ब्रदर के साथ डिनर कर रही हो? जियांग जियांग मैसेज देखते ही मुस्कुरा देती है। वह मन ही मन सोचती है, फिश हुक में फंस चुकी है। फिर वह सिर्फ एक शब्द रिप्लाई करती है, हाँ। फुंगुये निन्ह फिर पूछती है, और ली युनशु भी वहां है? जिस पर जियांग जियांग फिर वही जवाब भेजती है, हाँ। बस यही 2 शब्द देखकर फुंगुये निन्ह का मूड और खराब हो जाता है। वह मन ही मन सोचती है, क्या इसे सिर्फ हाँ बोलना ही आता है, थोड़ा और नहीं बता सकती? आखिरकार वह फिर पूछती है, क्या तुम्हारे बिग ब्रदर और ली युनशु एक दूसरे को जानते हैं? जिस पर जियांग जियांग रिप्लाई करती है, जानते ही नहीं, वे प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक क्लासमेट्स भी रहे हैं। यह सुनकर फुंगुये निन्ह अनजाने में भौहें सिकोड़ लेती है। क्लासमेट्स? फिर जियांग जियांग अगला मैसेज भेजती है, आज अचानक मुलाकात हो गई, इसलिए बिग ब्रदर काफी खुश हैं। इसके बाद वह एक और मैसेज भेजती है, लेकिन गलत मत समझना, बिग ब्रदर और सिस्टर युनशु सिर्फ क्लासमेट्स हैं। हालांकि स्कूल टाइम में दोनों के रिलेशनशिप रूमर्स जरूर चलते थे, मगर वह बहुत पुरानी बात है। फुंगुये निन्ह की नजर सीधे रिलेशनशिप रूमर्स वाले शब्दों पर जाकर रुक जाती है, जिस पर जियांग जियांग तुरंत एक और मैसेज भेज देती है। हाँ, उस समय स्कूल में हर कोई उन्हें परफेक्ट कपल मानता था। सब कहते थे कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यह पढ़ते ही फुंगुये निन्ह का चेहरा उतर जाता है। वह फिर से फोटो खोलती है और ध्यान से देखने लगती है। फोटो में दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देख रहे होते हैं। दोनों की अपीयरेंस भी शानदार होती है। जितना ज्यादा वह फोटो देखती है, उतना ही उसे लगता है कि दोनों सच में बहुत कंपैटिबल हैं। उधर जियांग जियांग काफी देर तक रिप्लाई का इंतजार करती है, लेकिन जब सामने से कोई मैसेज नहीं आता तो वह मन ही मन खुश हो जाती है। लगता है फुंगुये निन्ह सच में जल गई है। वहीं दूसरी तरफ मैं और ली युनशु आराम से बातें करते रहते हैं। डिनर खत्म होने के बाद ली युनशु कुछ पुराने क्लासमेट्स को भी बुला लेती है, क्योंकि हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद मैं विदेश चला गया था। पिछले कई सालों से मैं ओवरसीज बिजनेस संभाल रहा था, जबकि ली युनशु हमेशा देश में ही रही थी, इसलिए उसका पुराने दोस्तों से कॉन्टैक्ट बना हुआ था। कुछ देर बाद बाकी क्लासमेट्स भी पहुंच जाते हैं। मुझे देखकर सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वे मुझे घेर लेते हैं और पिछले कई सालों की लाइफ के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मैं मुस्कुराकर बताता हूँ, मैं विदेश में फैमिली के ओवरसीज बिजनेस को संभाल रहा था, लेकिन अब वापस आ गया हूँ। फिलहाल फैमिली ग्रुप की एंटरटेनमेंट कंपनी मैनेज कर रहा हूँ। फिर मैं मुस्कुराते हुए एक और बात बताता हूँ, और हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। वेडिंग की तैयारी अभी चल रही है। यह सुनते ही सभी क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं, जिस पर वे एक साथ पूछते हैं, क्या तुम्हारी शादी हो गई? मैं मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ, लेकिन यह सुनने के बाद माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि स्कूल टाइम में लगभग सभी लोगों को लगता था कि जियांग चेन और ली युनशु एक दिन जरूर साथ होंगे। उधर ली युनशु भी मेरी तरफ हैरानी से देखने लगती है। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास अनजाने में और कस जाता है। फिर वह धीरे से पूछती है, तुमने किससे शादी की है? जिस पर मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, मेरी वाइफ का सरनेम फोंग है, फुंगुये निन्ह। यह नाम सुनते ही ली युनशु को कुछ याद आता है। फिर अगले ही पल उसे उसकी पहचान समझ आ जाती है, फुंगुये निन्ह, वैन फैम होटल ग्रुप की एल्डेस्ट मिस। जिस पर मैं मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ, हाँ वही। यह सुनकर बाकी क्लासमेट्स फिर से हैरान रह जाते हैं। वैन फैम होटल ग्रुप, वही इंटरनेशनल 5 स्टार होटल चेन जिसकी प्रॉपर्टीज पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। फिर सभी को एहसास होता है कि जियांग फैमिली और फोंग फैमिली दोनों ही टॉप फैमिलीज में आती हैं, इसलिए यह मैरिज पूरी तरह वेल मैच्ड थी। जिस पर सभी मुझे बधाई देने लगते हैं। मैं मुस्कुराकर सबकी शुभकामनाएं स्वीकार करता हूँ और उन्हें वेडिंग में आने का इन्विटेशन भी देता हूँ। समय का पता ही नहीं चलता और देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं, क्योंकि अगले दिन सबको काम पर जाना होता है, इसलिए लोग एक एक करके जाने लगते हैं। मैं भी सबसे पहले निकलने वालों में शामिल होता हूँ। ली युनशु मुझे डोर तक छोड़ने आती है, क्योंकि मैंने ड्रिंक की हुई होती है, इसलिए खुद ड्राइव नहीं कर सकता था। जिस पर मैं गेट पर खड़ा होकर ड्राइवर का इंतजार करने लगता हूँ। कुछ देर की चुप्पी के बाद ली युनशु आखिर पूछ ही लेती है, तुमने अचानक फुंगुये निन्ह से शादी क्यों कर ली? वह सच में इस बात को समझ नहीं पा रही होती, क्योंकि
क्योंकि जियांग फैमिली और फोंग फैमिली दोनों ही टॉप फैमिलीज थी। अगर दोनों फैमिलीज मैरिज अलायंस करने वाली होती तो इसकी खबर बहुत पहले फैल जाती, लेकिन उसे कभी ऐसी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए यह शादी उसे बेहद अचानक लगती है। उसे हमेशा लगता था कि जियांग चेन अभी तक सिंगल है, जिस पर मैं वही पुराना जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे वह पसंद है। यह सुनकर ली युनशु कुछ पल चुप रह जाती है। पसंद? इसके बाद दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। उसी समय हायर ड्राइवर वहां पहुंच जाता है। मैं ली युनशु को गुड बाय कहता हूं और वहां से निकल जाता हूं। फिर रात के करीब 12 बजे घर पहुंचता हूं। जैसे ही रूम में दाखिल होता हूं, मैं देखता हूं कि फुंग गुयेन निन्ह अभी भी सोफा पर बैठी फोन चला रही होती है, जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूं, अभी तक सोई नहीं? लेकिन इस बार फुंग गुयेन निन्ह सिर्फ मेरी तरफ देखती है और कुछ भी नहीं कहती। वह मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगती है। मेरे बाल बिल्कुल ठीक होते हैं, कपड़े भी साफ सुथरे होते हैं और गर्दन पर भी कोई अजीब निशान नहीं होता, जिस पर मैं मुस्कुराकर पूछता हूं, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? यह सुनते ही फुंग गुयेन नीन का चेहरा लाल हो जाता है। फिर वह शर्म छिपाते हुए गुस्से में बोलती है, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा था? मैं तो बस फोन चला रही थी। जिस पर मैं फिर मुस्कुराकर पूछता हूँ, फोन चलाते चलाते मेरा इंतजार कर रही थी? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। फिर मैं आराम से कहता हूँ, ठीक है, आगे से मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें इतनी देर तक इंतजार न करना पड़े। यह सुनकर फुंग गुयेन नीह अंदर ही अंदर झुंझला जाती है। वह मन ही मन सोचती है, क्या यह आदमी इंसानों की भाषा नहीं समझता? मैंने कितनी बार कहा कि मैं उसका इंतजार नहीं कर रही थी। इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होने की भी क्या जरूरत है? ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं कोई दुखी वाइफ हूँ जो हर रात अपने हस्बैंड का इंतजार करती रहती है, जिस पर वह कुछ बोलकर अपनी इज्जत बचाना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मैं बाथरूम की तरफ चला जाता हूँ। यह देखकर फुंग गुयेन निन्ह बेबस होकर सोचती है, छोड़ो, पहले इसे नहा लेने देती हूँ, उसके बाद बहस करूंगी। वैसे भी मैं सच में सिर्फ फोन ही चला रही थी। उधर मैं फ्रेश होकर बाहर आता हूँ और सीधे बेड पर लेट जाता हूँ। आज मैं सच में बहुत थका हुआ होता हूँ। दिन भर कंपनी का काम संभालने के बाद रात को भी पुराने क्लासमेट्स के साथ ड्रिंक और बातचीत करनी पड़ी थी, इसलिए इस समय मेरी आंखें नींद से भारी हो रही होती हैं। उधर फुंग गुयेन निन्ह सोचती है कि मौका देखकर वह अपनी बात साफ कर देगी, लेकिन तभी वह देखती है कि मैं पहले ही आंखें बंद कर चुका हूँ। यह देखकर उसके दिल में हल्की सी नाराजगी पैदा हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है, इतनी जल्दी सो भी गया? क्या एक बात भी नहीं करना चाहता मुझसे? लेकिन अगले ही पल मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ, जिस पर उसकी सारी नाराजगी पल भर में गायब हो जाती है। अब उसके दिल में सिर्फ शर्म और घबराहट बचती है। इस तरह रात गुजर जाती है और अगली सुबह उसके दिल की काफी नाराजगी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन जियांग अपने जॉब के पहले दिन सीधे मेरे ऑफिस में पहुंच जाती है। असल में वह हालात जानने आई होती है। जैसे ही वह मुझे देखती है, उसे मेरे चेहरे पर हल्की थका नजर आती है, जिस पर वह मन ही मन सोचती है, क्या बिग ब्रदर रात भर ठीक से सोए नहीं? फिर उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आता है, या फिर फुंग गुयेन नीन ने मेरी मोमेंट्स पोस्ट देख ली थी और दोनों की लड़ाई हो गई। यह सोचकर वह फिक्र से पूछती है, बिग ब्रदर आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? जिस पर मैं बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब देता हूँ, कल रात ठीक से नींद नहीं आई, करीब 3 बजे सोया था और 7 बजे उठ गया। ऐसी हालत में कौन अच्छी नींद ले सकता है? यह सुनकर जियांग कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है, ये नींद न आने की वजह लड़ाई थी या कुछ और। लेकिन फिर वह ध्यान से मेरे चेहरे को देखने लगती है। काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कोई संदिग्ध निशान नहीं दिखता, जिस पर वह और कंफ्यूज हो जाती है। तो मतलब अभी तक इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। यह सोचकर जियांग के मन में फिर से फुंग गुयेन निन्ह के लिए नाराजगी बढ़ जाती है। असल में उसे फुंग गुयेन निन्ह से कोई खास लगाव नहीं होता, लेकिन उसके लिए उसका बिग ब्रदर दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान होता है और अब दोनों की शादी भी हो चुकी थी। फिर भी फुंग गुयेन निन्ह उसे अपने करीब नहीं आने दे रही थी, जिस पर जियांग को लगता है कि उसके भाई को जरूर बुरा लगता होगा। यह सोचते ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर वह अचानक मुड़ती है और गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल जाती है। मैं हैरानी से उसे आवाज देता हूँ, जियांग क्या हुआ? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वह पार्किंग लॉट तक जाती है और सीधे कार लेकर फोंग ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे यह नहीं पता होता कि फोंग गुयेन नीन का ऑफिस किस फ्लोर पर है, जिस पर वह सीधे उसे कॉल कर देती है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, जियांग गुस्से में बोलती है, फोंग गुयेन निन्ह, मैं अभी तुम्हारी कंपनी के फर्स्ट फ्लोर लॉबी में खड़ी हूँ, तुरंत नीचे आओ। इतना कहकर वह कॉल काट देती है। उधर फोंग गुयेन निन्ह फोन की तरफ देखकर कंफ्यूज हो जाती है। फिर वह नीचे लॉबी में पहुंचती है। वहां जियांग को गुस्से से खड़ा देखकर वह पूछती है, क्या हुआ? जिस पर जियांग दांत भींचकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, फोंग गुयेन निन्ह, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह सुनकर फोंग गुयेन निन्ह कुछ समझ ही नहीं पाती और अगले ही पल जियांग उसे जोर से धक्का दे देती है, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों में तुरंत गुस्से की चमक आ जाती है। लोग जल्दी से उसे उठाते हैं। यह उसकी जिंदगी में पहली बार होता है कि किसी ने उसे धक्का देकर गिराया हो। अगर जियांग उसकी पुरानी दोस्त और उसकी सिस्टर इन लॉ न होती तो शायद वह सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर निकलवा देती। गुस्से में वह पूछती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिस पर जियांग गुस्से से बोलती है, फोंग गुयेन निन्ह, तुमने मेरे बिग ब्रदर के साथ क्या किया है यह तुम्हें खुद नहीं पता? यह सुनकर फोंग गुयेन निन्ह और भी कंफ्यूज हो जाती है। वह कहती है, मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसके दिमाग में अचानक पिछली रात का ख्याल आ जाता है। वह मन ही मन सोचती है, कल रात तो मैं थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी, कहीं जियांग चेन ने यह बात जियांग को बता तो नहीं दी? यह सोचकर उसके दिल में थोड़ी घबराहट पैदा हो जाती है। फिर वह झिझकते हुए पूछती है, तो तुम आखिर चाहती क्या हो? जिस पर जियांग गुस्से में जवाब देती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सबक सिखाऊं। मेरे बिग ब्रदर मेरा प्राइड है, किसी को भी उन्हें हर्ट करने का हक नहीं है। यह सुनकर फोंग गुयेन निन्ह पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका कसूर इतना बड़ा कब बन गया। उधर जियांग सच में उसे पीटना चाहती थी, लेकिन फोंग गुयेन नीन का कंफ्यूज्ड चेहरा देखकर उसका मन बदल जाता है। फिर वह कहती है, मेरे साथ बाहर चलो। इतना कहकर वह बिल्डिंग के बाहर चली जाती है। फोंग गुयेन निन्ह को लगता है कि गलती शायद उसी की है, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे चल देती है। दोनों बाहर एक सुनसान कोने में पहुंचती हैं, जिस पर जियांग सीधे पूछती है, बताओ तुम मेरे बिग ब्रदर को कब डिवोर्स देने वाली हो? यह सुनते ही फोंग गुयेन निन्ह कुछ सेकंड के लिए जड़ हो जाती है। फिर हैरानी से पूछती है, डिवोर्स? जिस पर जियांग कहती है, अगर डिवोर्स नहीं दोगी तो क्या पूरी जिंदगी उनसे चिपकी रहोगी? यह सुनकर फोंग गुयेन निन्ह का सिर और घूम जाता है।
जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि बात आखिर कहाँ जा रही है। फिर वह कहती है, मैंने अपना गुस्सा जियांग चेन पर कभी नहीं निकाला, और इसका ग्रैंडअप्पा से क्या लेना देना है। जिस पर जियांग जियांग तुरंत जवाब देती है, क्यों नहीं है, ग्रैंडअप्पा ने तुम्हें बिग ब्रदर से शादी करने के लिए मजबूर किया था। मुझे पता है कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब तुम बिग ब्रदर के साथ ऐसा व्यवहार करके ग्रैंडअप्पा से बदला ले रही हो। यह सुनकर फोंग गुयेन नीन तुरंत उसे रोक देती है। तुम आखिर कह क्या रही हो? मैं जो भी करती हूँ उसका ग्रैंडअप्पा से कोई लेना देना नहीं है, और मैंने ग्रैंडअप्पा से कभी कुछ नहीं कहा। फिर वह थोड़ा झेंपते हुए बोलती है, हाँ, कल रात वाली बात में गलती मेरी थी। यह सुनते ही अब जियांग जियांग खुद कंफ्यूज हो जाती है। कल रात वाली बात? उधर फोंग गुयेन निन्हा सोचती है, लेकिन पूरी गलती मेरी भी तो नहीं थी। फिर वह बोलती है, क्या सिर्फ मेरी ही गलती थी? क्या तुम्हारे बिग ब्रदर की कोई गलती नहीं थी? यह सुनकर जियांग जियांग भौचक्की रह जाती है। वह पूछती है, मेरे बिग ब्रदर की क्या गलती हो सकती है? जिस पर फोंग गुयेन नी थोड़ी शिकायत भरी आवाज में कहती है, वह पहले से मैरिड है, फिर भी वह एक फीमेल क्लासमेट के साथ देर रात तक बाहर घूमते रहे। क्या यह गलत नहीं है? यह सुनते ही जियांग जियांग अचानक शांत हो जाती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि वह और फोंग गुयेन निन्हा दो बिल्कुल अलग बातों पर चर्चा कर रही थी। फिर वह हैरानी से पूछती है, रुको, तो कल रात तुम्हारा और बिग ब्रदर का झगड़ा ली युनशु की वजह से हुआ था? जिस पर फोंग गुयेन निन्हा तुरंत पूछती है, क्या तुम्हारे बिग ब्रदर ने तुम्हें यही बताया है? मेरे भाई ने कुछ भी नहीं कहा। जिस पर फोंग गुयेन निन्हा पूरी तरह से निरुत्तर हो जाती है। आखिर आज वो इतना गुस्सा किस बात पर हुई थी? जिस पर जियांग जियांग हल्की सी ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम मेरे भाई से डिवोर्स ले लो। यह सुनकर फोंग हुएन निन और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है, क्या यह फैसला मैं अकेले कर सकती हूँ? अगर मेरे हाथ में फैसला होता तो मैं तुम्हारे भाई से शादी ही नहीं करती, और फिर मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो शादी को कोई मजाक समझती हैं। जिस पर जियांग जियांग ठंडी आवाज में कहती है, बड़ी अच्छी बातें कर रही हो, जैसे तुम बहुत जिम्मेदार वाइफ हो। जिसके जवाब में फोंग हुएन निन्हा कहती है, मैं वाकई ऐसी ही हूँ। यह सुनकर जियांग जियांग गुस्से से लगभग हंस पड़ती है, जबकि फोंग हुएन निन्हा आगे कहती है, जियांग जियांग, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम मुझे अपने भाई से डिवोर्स लेने के लिए मजबूर कर रही हो। वो सच में समझ नहीं पाती, क्योंकि शुरुआत में जब उसके और जांग चेन की शादी हुई थी तब जांग जांग भले ही पूरी तरह सहमत नहीं थी, लेकिन उसने इतना कड़ा विरोध भी नहीं किया था। मगर अब वो लगातार डिवोर्स की मांग कर रही थी। जिस पर जांग जांग गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, तुमने क्या किया है ये तो खुद सबसे अच्छी तरह पता है। बस इतना सुनते ही उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वो फुंग उयेन निन को घूरते हुए देखती है, जिसे देखकर फुंग उयेन निन अनजाने में एक कदम पीछे हट जाती है। फिर वो कहती है, मैंने क्या किया है? जिस पर जियांग जियांग कहती है, क्या मुझे सब कुछ खुलकर बोलना पड़ेगा? जब तुमने मेरे भाई जियांग चेन से शादी की तब तुम्हें एक वाइफ की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी। अगर तुम सच में उनसे इतनी नफरत करती थी तो शुरू से ही शादी करने से मना कर देती। इसके बाद वो और भी गुस्से में कहती है, लेकिन तुमने शादी कर ली और फिर मेरे भाई को घर में सिर्फ सजावट की चीज बनाकर रख दिया। न तुम उन्हें देखती हो न उन्हें छूती हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे भाई जैसे आदमी के लिए ये कितनी बड़ी बेइज्जती और चोट वाली बात है? यह सुनकर फुंग उयेन निन हैरानी से उसे देखने लगती है। न देखती हूँ न छूती हूँ। जिस पर जियांग जियांग तुरंत कहती है, अगर ऐसा ही है तो मेरे भाई को आजाद कर दो, उनसे डिवोर्स ले लो और उनकी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन तभी फुंग उयेन निन जल्दी से उसकी बात काटते हुए कहती है, रुको जरा, किसने कहा कि मैं उन्हें ना देखती हूँ और न छूती हूँ? फिर वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मैं तो उन्हें हर दिन छूती हूँ, एक रात में तो कई बार छूती हूँ। यह सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं और अचानक माहौल अजीब सा हो जाता है। खासकर फुंग उयेन निन का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ जाता है, जबकि जियांग जियांग का चेहरा भी जाने क्यों लाल होने लगता है। फिर वो अविश्वास से पूछती है, सच में? जिस पर फुंग उयेन निन कहती है, इसमें झूठ क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? यह सुनकर जियांग जियांग थोड़ी झेंपते हुए कहती है, तो फिर तुमने ग्रुप चैट में ये बात क्यों नहीं बताई? मैं तो गलत समझ बैठी थी। जिस पर फुंग उयेन निन बेबस होकर कहती है, क्या तुम चाहती थी कि मैं पूरी दुनिया में जाकर ऐलान करती फिरूं कि मैं तुम्हारे भाई के साथ सो चुकी हूँ? क्या तुम्हारी नजर में मैं इतनी बेशर्म हूँ? वो बात नहीं है। जियांग जियांग धीरे से जवाब देती है, आखिर उसकी खूबसूरत और परफेक्ट भाई को उसकी घमंडी बेस्ट फ्रेंड ने आखिरकार अपना बना ही लिया था। जिस पर जियांग जियांग की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो पूछती है, तो कल रात तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था? यह सुनकर फुंग हुएन निन अचानक नजरें चुराने लगती है, फिर धीरे से कहती है, कुछ खास नहीं, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ पता चल जाता है कि जरूर कुछ हुआ था। जिस पर जियांग जियांग गंभीर होकर पूछती है, सच सच बताओ। कुछ देर चुप रहने के बाद फुंग हुएन निन धीमी आवाज में कहती है, कल रात तुम्हारा भाई ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें मजबूर किया। इतना कहते कहते उसकी आवाज धीरे धीरे इतनी धीमी हो जाती है कि आखिरी शब्द मच्छर की भनभनाहट जैसे सुनाई देते हैं। शुरुआत में जियांग जियांग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब उसे बात समझ आती है तो वो दांत पीसते हुए फुंग उयेन नीह को घूरने लगती है, जिसे देखकर फुंग उयेन निन्ह तुरंत वहां से भाग जाती है और भागते भागते कहती है, तुम नहीं समझोगी, ये पति पत्नी के बीच का फन है, आजकल सब लोग ऐसा ही करते हैं। इसके बाद जियांग जियांग वापस कंपनी में मेरे पास आती है और कहती है, भैया अगर फुंग उयेन निन्ह आपके साथ बुरा व्यवहार करे या आपके साथ कुछ गलत करे तो मुझे जरूर बताना, मैं जाकर उसकी अच्छी तरह पिटाई कर दूंगी। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाता हूँ, ठीक है, जरूरत पड़ी तो बता दूंगा, लेकिन वो मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करती है। यह सुनकर जियांग जियांग और भी उलझ जाती है। इतना सब होने के बाद भी आप उसे अच्छा कह रहे हैं? वो जितना सोचती है उतना ही कंफ्यूज हो जाती है। क्या सच में ये पति पत्नी के बीच का फन था? यही सोचते हुए वो वहां से चली जाती है। मगर मुझे आज उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है। उधर फर्स्ट फ्लोर पर जियांग जियांग और फुंग उयेन निन्ह के बीच जो कुछ हुआ था उसकी खबर जल्दी ही फुंग फैमिली के ओल्ड मास्टर तक पहुंच गई, जिस पर ओल्ड मास्टर फुंग को लगता है कि जरूर उसकी पोती ने कोई गलती की होगी, तभी जियांग जियांग इतना गुस्सा हुई थी। आखिर फुंग फैमिली की नई पीढ़ी में सिर्फ यही एक पोती थी। बचपन से ही ओल्ड मास्टर उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखते आए थे। आमतौर पर वो चाहे जितनी डांट लगा लें लेकिन कभी हाथ तक नहीं उठाते थे, इसलिए वो इस बात से थोड़ा नाराज हो जाते हैं। फिर डिनर के दौरान यही बात छिड़ती है। ओल्ड मास्टर कहते हैं, सुना है आज जियांग जियांग ने तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पर धक्का देकर गिरा दिया था और वो तुम्हें मारने भी वाली थी। ये सुनकर फुंग उयेन निन्ह चौंक कर मेरी तरफ देखती है, जबकि मैं हैरानी से उससे पूछता हूँ, तुम गिर गई थी? लेकिन फुंग उयेन निन्ह कुछ नहीं कहती, जिससे साफ हो जाता है कि बात सच थी।
फिर मैं पूछता हूँ उसने तुम्हें धक्का क्यों दिया, लेकिन इस बार भी वो चुप रहती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या जवाब दे। जिस पर ओल्ड मास्टर कहते हैं जियांग जियांग कोई नासमझ बच्ची नहीं है, अगर उसने ऐसा किया है तो जरूर तुमसे कोई गलती हुई होगी। यह सुनकर फुंग हुएन निन्ह शर्म और गुस्से से कहती है, दादाजी आप इस मामले में मत पड़िए, ये मेरे और जियांग जियांग के बीच की बात है। असल में उसे याद आ जाता है कि पिछली रात उसने क्या किया था, इसलिए अगर जियांग जियांग सच में उसे मार भी देती तो शायद वो विरोध नहीं करती। जिस पर ओल्ड मास्टर भौहें सिकोड़ते हुए कहते हैं, अगर गलती तुम्हारी है तो जाकर जियांग जियांग और अपने सास ससुर से माफी मांगो। इसके बाद मैं ओल्ड मास्टर की तरफ देखकर कहता हूँ, दादाजी मैं जियांग जियांग से इस बारे में ठीक से बात करूंगा। जिस पर ओल्ड मास्टर मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, हुएन निन्ह को मैंने बचपन से बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, अगर उसने गलती की है तो तुम उसका पक्ष मत लेना। मैं चुपचाप सिर हिला देता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं समझ जाता हूँ कि दादाजी यूं ही ये बात नहीं कह रहे थे, वो दरअसल मुझे इशारा दे रहे थे। आखिर फुंग उयेन निन्ह फुंग फैमिली की इकलौती वारिस थी और दादाजी की सबसे प्यारी पोती भी। अगर जियांग जियांग की जगह कोई और होता तो शायद दादाजी उसे बहुत पहले ही सजा दे चुके होते। डिनर खत्म होने के बाद मैं और फुंग उयेन निन्ह अपने कमरे में वापस आते हैं। फिर मैं उससे पूछता हूँ, जियांग जियांग ने तुम पर हाथ क्यों उठाया, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। जिस पर मैं कहता हूँ, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं जियांग जियांग से पूछ लूंगा। इसके बावजूद वो चुप रहती है। यह देखकर मैं सीधे जियांग जियांग को कॉल कर देता हूँ। कॉल कनेक्ट होते ही मैं पूछता हूँ, तुमने फुंग उयेन निन्ह पर हाथ क्यों उठाया। जिस पर जियांग जियांग कुछ पल चुप रहती है और फिर बड़बड़ाते हुए कहती है, क्योंकि उसने गलती की थी। मैं भौहें सिकोड़ते हुए पूछता हूँ, उसने क्या किया। जिस पर वो नाराज होकर कहती है, आप खुद उसी से पूछिए। मैं जवाब देता हूँ, मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही। जिस पर जियांग जियांग गुस्से से कहती है, क्योंकि उसे शर्म आ रही है, उसके पास बताने लायक कोई चेहरा नहीं बचा। मेरी आवाज अब गंभीर हो जाती है, तो आखिर बात क्या है। मेरे लहजे से ही जियांग जियांग समझ जाती है कि मैं नाराज हो रहा हूँ। फिर वो धीरे से कहती है, मुझे लगा था कि उसने आपकी बेइज्जती की है। ये सुनकर मैं हैरान होकर पूछता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। जिस पर जियांग जियांग फिर चुप हो जाती है। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें वो अपने सगे भाई से भी कहने में झिझक रही थी। उधर मैं अपने बगल में बैठी बेचैन फुंग हुएन निन्ह की तरफ नजर डालता हूँ। फिर कहता हूँ, तुम दोनों आखिर इतनी हिचकिचा क्यों रही हो, आखिर मामला क्या है। इस बार जियांग जियांग के पास चुप रहने का कोई बहाना नहीं बचता। जिस पर जियांग जियांग बड़बड़ाते हुए कहती है, किसने कहा था कि कल रात आपने उन्हें मजबूर किया था। यह सुनते ही मैं, जो आमतौर पर किसी भी हालात में अपना चेहरा नहीं बदलता, मेरे कान तक गर्म हो जाते हैं। उधर फुंग उयेन निन्ह मेरे लाल हुए कानों को देखकर हैरान रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, क्या मैं और जियांग जियांग इतने करीब हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी की प्राइवेट बातें भी उसे पता चल गईं। जबकि फोन के दूसरी तरफ जियांग जियांग अब भी नाराज थी और लगातार बोलती जा रही थी, मैंने जो कुछ किया सब आपके लिए किया। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाती तो आज वो आपको एक बार मजबूर करती है, कल दूसरी बार भी कर सकती है। जिस पर वो और भी नाराज होकर कहती है, भैया मुझे समझ नहीं आता कि आपको ऐसी औरत आखिर पसंद कैसे आ सकती है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं सच में उसे पीट दूंगी। यह सुनकर मैं बालकनी की तरफ चला जाता हूँ और ग्लास डोर बंद कर देता हूँ ताकि फुंग उयेन निन्ह हमारी बात ना सुन सके। लेकिन यह देखकर फुंग उयेन निन्ह के मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं, क्या वो मुझसे बच रहे हैं। हम तो पति पत्नी हैं, क्या हमें दुनिया का सबसे करीबी इंसान नहीं होना चाहिए। जिस पर वो और ज्यादा उलझ जाती है। फिर ये दोनों मुझसे बातें क्यों छिपा रहे हैं, कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे। फिर वो खुद को समझाने लगती है, थोड़ा सा सुन लूं तो क्या हो जाएगा, क्या फुंग फैमिली की बड़ी बेटी अब अपनी इज्जत भी छोड़ दे। उधर मैं उसकी तरफ एक नजर डालता हूँ और फिर जियांग जियांग से कहता हूँ, जो भी हो तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फुंग उयेन निन्ह फुंग फैमिली की इकलौती बेटी है, तुम भी जानती हो कि दादाजी और पूरे परिवार के लिए उसकी कितनी अहमियत है। इसके बाद मैं गंभीर होकर कहता हूँ, आज तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी, दिन दहाड़े उसे धक्का दे दिया। जिस पर जियांग जियांग धीरे से बड़बड़ाती है, मैंने सच में उसे मारा थोड़ी था, मैं तो बस डराने की कोशिश कर रही थी। फिर वो और भी धीमी आवाज में कहती है, अगर दिन में नहीं कर सकती तो अगली बार रात में करूंगी, एक बोरा डालूंगी और फिर उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। जिस पर मैं पूछता हूँ, अभी तुमने क्या कहा। यह सुनकर जियांग जियांग तुरंत चुप हो जाती है। जाहिर था वो ये बातें मुझे नहीं बताना चाहती थी। कुछ देर बाद वो कहती है, तो क्या उसने कभी सोचा कि जो उसने आपके साथ किया उसका जवाब मॉम डैड को कैसे देगी। मैं कुछ पल चुप रहता हूँ, फिर कहता हूँ, असल में उसने मुझे मजबूर नहीं किया था। यह सुनकर जियांग जियांग तुरंत पूछती है, क्या भैया आपने मना नहीं किया था। मैं अपना माथा दबाते हुए सोचता हूँ कि अपनी छोटी बहन के साथ ऐसी बातें करना सही नहीं है। फिर मैं कहता हूँ, मैं और वो पति पत्नी है, कभी कभी रिश्तों में थोड़ा इमोशनल पुश पुल भी होता है, तुम नहीं समझोगी। यह सुनकर जियांग जियांग पूरी तरह अविश्वास में पड़ जाती है। मैं समझना भी नहीं चाहती। वो मन ही मन सोचती है, मेरा भाई और फुंगवेन्नी के बीच ऐसा रिश्ता हो सकता है। जब वो अभी भी सदमे में थी, मैं तुरंत टॉपिक बदल देता हूँ, तुम और फुंगवेन्नी वाली बात पर दादाजी बहुत नाराज हैं, किसी दिन जाकर उनसे माफी मांग लेना। यह सुनकर जियांग जियांग पूरी तरह निरुत्तर हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या बोले। फिर वो मन ही मन सोचती है, मैं तो अच्छे इरादे से गई थी, अब उल्टा मुझे ही माफी मांगनी पड़ रही है। कॉल खत्म होने के बाद मैं वापस कमरे में लौटता हूँ। उधर फुंग उयेन निन्ह सोफा पर बैठी फोन चला रही होती है। मुझे देखते ही वो पूछती है, जियांग जियांग क्या कह रही थी। जिस पर मैं उसकी तरफ देखते हुए कहता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी और जियांग जियांग की दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे नहीं बतानी चाहिए। यह सुनकर फुंग उयेन निन्ह कुछ समझ नहीं पाती। कौन सी बातें। मैं उसके भोले चेहरे को देखकर बेबस हो जाता हूँ। फिर कहता हूँ, पति पत्नी के बीच की प्राइवेट बातें, सिर्फ वही लोग ऐसी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं जिन्हें रिश्तों की अहमियत नहीं होती। इसके बाद मैं पूछता हूँ, तो फिर जियांग जियांग को कल रात की बात कैसे पता चली। यह सुनते ही फुंग उयेन निन्ह का चेहरा और लाल हो जाता है। वो एक एक्सीडेंट था, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर वो जल्दी से सफाई देती है, मैंने सच में हमारी बात किसी को नहीं बताई, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। जिस पर मैं सिर हिलाकर मुस्कुरा देता हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। इसी दौरान मेरी नजर उसके मुलायम हाथ पर पड़ती है। उसकी हथेली पर हल्का सा लाल निशान था, शायद गिरते वक्त कहीं रगड़ लग गई थी। जिस पर मैं उसका हाथ पकड़कर पूछता हूँ, दर्द हो रहा है क्या। मेरी आवाज में चिंता सुनकर फुंग उयेन निन्ह का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसका चेहरा फिर से लाल पड़ जाता है। जब वो कुछ नहीं बोलती तो मैं थोड़ा झुककर उसकी हथेली के करीब आता हूँ, फिर हल्के से फूंक मारते हुए कहता हूँ, ऐसे करने से दर्द कम हो जाता है। यह देखकर उसका दिल
दिल और तेजी से धड़कने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, क्या जियांग चेन मुझे फ्लर्ट कर रहे हैं? ये इंसान बहुत खतरनाक है, मेरा दिल तो बाहर आने वाला है। उसके लाल पड़े चेहरे को देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर मैं उसकी तरफ झुककर उसके माथे पर एक हल्का सा किस करता हूँ और पूछता हूँ, अब कैसा लग रहा है? जिस पर फुंग गुयेन निन्हा हकलाते हुए जवाब देती है, ठीक है, अब दर्द नहीं है। उसे इस हालत में देखकर मैं गर्म जोशी से मुस्कुराता हूँ, गुड गर्ल। इसके बाद मैं सीधा उठता हूँ और नहाने चला जाता हूँ। तभी फुंग गुयेन निन्हा लंबी सांस छोड़ती है। वो मन ही मन सोचती है, पहले भी बहुत सारे लड़कों ने मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कभी प्रभावित नहीं हुई। मुझे उनके तरीके बचकाने और बेवकूफी भरे लगते थे, लेकिन अब मैं खुद इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? उसका दिल अभी तेजी से धड़क रहा था। वो अपनी छाती पकड़कर सोफा पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब मैं नहाकर बाहर आता हूँ तो वो अब भी मेरी नजरों से बच रही होती है। जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या हुआ? हाथ फिर दर्द कर रहा है क्या? मुझे पहले की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स याद आने लगती हैं। उनमें लिखा था कि फुंग गुयेन निन्हा घमंडी, जिद्दी और बहुत अकड़ वाली लड़की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मैंने देखा वो उससे बिल्कुल अलग थी। असल में वो काफी मासूम और शर्मीली थी। उधर फुंग गुयेन निन्हा खुद पर झुंझला रही थी। मैं इतनी बेकार क्यों हूँ? हर बार उसका एक सवाल सुनते ही मेरा चेहरा लाल क्यों हो जाता है? मैंने जिंदगी में क्या क्या नहीं देखा, फिर मुझे शर्म किस बात की आ रही है? इसी बीच मैं उसकी चमकती आंखों को देखकर हंस पड़ता हूँ। मुझे हंसते देखकर वो हिम्मत जुटाती है, फिर धीरे धीरे मेरे पास आती है और अपना छोटा सा हाथ मेरे सामने बढ़ा देती है। फिर दर्द हो रहा है, जिस पर वो धीरे से कहती है, एक बार और फूंक मार दो। फिर थोड़ी हिम्मत करके जोड़ती है, या फिर एक किस कर दो। यह कहते समय उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। वो सोचती है, जियांग चेन मुझे छेड़ सकता है तो क्या मैं उसे वापस नहीं छेड़ सकती? उधर मैं उसके अचानक बढ़ाए हुए हाथ को देखकर कुछ पल के लिए चौंक जाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। मैं तो सोच रहा था कि वो शर्माकर भाग जाएगी, लेकिन अब वो पहले से काफी बदल चुकी थी। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, ठीक है। फिर मैं उसकी हथेली पर हल्की फूंक मारता हूँ और उसके बाद उसकी हथेली पर एक हल्का सा किस कर देता हूँ। फिर पूछता हूँ, अब तो दर्द नहीं है? फुंग गुयेन निन्हा कुछ कहना चाहती है ताकि अपनी इज्जत बचा सके, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, लगता है अब दर्द खत्म हो गया। अगर बाद में फिर दर्द हुआ तो मुझे बता देना। यह सुनकर फुंग गुयेन निन्हा का चेहरा फिर से लाल पड़ जाता है, जबकि मैं भी अचानक महसूस करता हूँ कि मेरी बात कुछ ज्यादा ही अजीब लग सकती है। जिस पर वो शर्माते हुए पूछती है, सच में? जब भी दर्द होगा मैं आपके पास आ सकती हूँ? उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब देना अचानक उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। बाकी हर काम में मैं हमेशा माहिर रहा हूँ, लेकिन इस मामले में यह भी मेरी पहली बार की एक्सपीरियंस थी। जिस पर फुंग गुयेन निन्हा मुझे इस तरह चुप होता देखकर मन ही मन काफी खुश हो जाती है। वो सोचती है, तो आखिरकार मैं भी जियांग चेन को शर्मिंदा कर सकती हूँ। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर बिल्कुल शांत आवाज में कहता हूँ, जियांग ने तुम्हें सिर्फ डांटा था। क्या चाहती हो कि मैं अभी उसे कॉल करके सच में तुम्हारी पिटाई करवा दूं? यह सुनते ही फुंग गुयेन निन्हा का चेहरा लाल पड़ जाता है। फिर वो दांत पीसते हुए कहती है, नहीं चाहिए। यह कहकर वो तुरंत वहां से भाग जाती है। इसके